प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस इतिहास सेशन में जिसमें कि हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में स्टडी करेंगे। आपको बता दूं कि इतिहास के जो पहला पार्ट था हमारा खंड एक जो वीडियो था, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो, उसमें हमने आप सभी को प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास को जो है एक ही वीडियो के अंतर्गत जो है सारा का सारा क्लियर कर दिया था। और इस इतिहास के खंड टू यानी कि जो है पार्ट टू में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत का पूरा इतिहास जो है हम लोग इसी एक वीडियो लेक्चर में जो है अभी क्लियर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और मध्यकालीन भारत की जो भी इतिहास है और जो भी उसके साक्ष्य हैं, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है, ये तमाम बातें जो हम लोग एक ही वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम स्टडी कर लेते हैं। वैसे अगर आपने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे उस पहले वाले वीडियो को जो है एक बार जरूर देखें और तब खंड टू में आप मध्यकालीन भारत के इतिहास को जो है समझें। तो देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत से स्टार्ट करेंगे, जो कि इतिहास का जो है 13वां चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी भूमिका से स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास की तुलना में मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है, इससे संबंधित ऐतिहासिक सामग्री काफी अधिक मात्रा में मौजूद है। इसका कारण क्या है? आप वैसे तो कह सकते हैं, कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। देखिए, प्राचीन काल में क्या था कि ऐतिहासिक ग्रंथों का अभाव था, या फिर जो ग्रंथ थे भी वो अभी उपलब्ध हमें जो है नहीं मिल पाया, जिसको से कि हमें जानकारी कम मिली। जाहिर सी बात है कि एंशियंट जो ग्रंथ हैं उनके तुलना में मेडाइवल मतलब कि जो है मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है उससे संबंधित ग्रंथ हमारे पास में ज्यादा मौजूद होंगे, और उससे भी ज्यादा होंगे आधुनिक काल के ग्रंथ। यानी कि अभी आप कौन सा लगाइए, आज से जो है आपका 2500 साल पहले ज्यादा किताब होगा, या फिर 1000 साल पहले ज्यादा किताब होगा, या फिर अभी ज्यादा किताब होगा। जाहिर सी बात है आप बताएंगे सबसे अधिक किताब अभी होगा, और इसके बाद अगर बात करेंगे तो फिर हो जाएगा आपका 1000 साल पहले, और उससे पहले अगर बात करते हैं तो जो है आपका हो जाएगा सबसे कम किताब जो होगा वो होगा 2000 साल पहले। इसका मतलब ये था कि एंशियंट हिस्ट्री में किताबें कम होंगी, और मध्यकालीन भारत में जो अगर बात करें तो ज्यादा किताबें होंगी, और आधुनिक भारत में और भी ज्यादा किताबें होंगी। तो यही कारण है कि अभी हमारे पास में प्राचीन भारतीय इतिहास की तुलना में मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं, जिसको से कि हमें उनके बारे में जो है जानने, पढ़ने और समझने के लिए बहुत अधिक जो है अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो, ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों की कमी नहीं है, जबकि वहां पर हमने देखा था कि हम लोग के पास में काफी कमी थी। बहुत सारी बातें तो आज भी जो है पहेली बन के रह गई है। ठीक है, इतिहास लेखन में मुस्लिम सुल्तान और जो उलेमा होते थे वो विशेष रुचि रखते थे। मुस्लिम इतिहासकारों ने सुल्तान और उनकी भारतीय विजयों का विस्तृत विवरण दिया है। साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त मध्यकालीन भारत में विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत और जो शिक्षित सुल्तान थे, उनका जो है अपना आत्मकथा है। बहुत सारे लोग ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं ना, जैसे कि आप लोग भी हो सकता है कि डायरी मेंटेन करते होंगे, तो उसी प्रकार से बहुत सारे शिक्षित सुल्तान हुए हमारे इंडिया में, उन्होंने जो है अपनी आत्मकथा लिखा। तो उन आत्मकथाओं से उनके विजय अभियानों को भी जो है कई बार जो है स्मारक के रूप में, या फिर जो है ग्रंथ के रूप में, मतलब किताबों के रूप में, कविताओं के रूप में, ऐसे कई सारे जो है तरीके होते थे जिसके थ्रू की वो यादगार यानी कि मेमोरी रखते थे। तो उन सभी के द्वारा जो हमें पर्याप्त जानकारी मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में जो है मिलती है। सुल्तान काल सॉरी सल्तनत काल में फारसी और अरबी पुस्तकों की रचनाएं कई सारी हुई हैं। हालांकि इन लेखकों को हम वैज्ञानिक इतिहासकारों की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वे केवल तत्कालिक शासकों के क्रियाकलापों तक ही सीमित होते थे। परंतु इन रचनाओं से सल्तनत कालीन इतिहास और उसके कालक्रम के बारे में जो है बहुत सारी पर्याप्त मात्रा में जो जानकारी हमें उपलब्ध हो जाती है। चलिए बात करते हैं सल्तनत कालीन प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, साहित्यिक साक्ष्य के बारे में। देखिए, अभी हमने बात किया था ना फारसी और अरबी साहित्यों के बारे में, जिसको हमने वैज्ञानिक नहीं ठहराया था। खैर, तो देखिए, तुर्क अफगान शासक मूलतः अगर बात करेंगे तो वो सैनिक थे, स्वयं शिक्षित नहीं थे। हालांकि उन्होंने इस्लामी विद्याओं और कलाओं को प्रोत्साहित जरूर किया। प्रत्येक सुल्तान के दरबार में फारसी लेखकों, विद्वानों और कवियों का काफी जमावड़ा हुआ करता था। इनकी रचनाओं से उस काल के इतिहास के बारे में हमें प्रमुख और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे कि संक्षेप में यहाँ पे दिया गया है तारीख उल हिंद, ये एक पुस्तक हो गया। अब ये जो पुस्तक है ये अलबुर्नी के द्वारा लिखा गया, और अलबुर्नी जो है आपका बहुत ही फेमस है, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं।
वो जो है मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय में भारत में आया हुआ था और वो जो है आपका अरबी और फारसी भाषा का बहुत ही अच्छा जानकार था। अपनी पुस्तक में उसने 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान और धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया हुआ है। इस पुस्तक के अध्ययन से तात्कालिक सामाजिक दिशा का जो है दशा दिशा का जो है पर्याप्त ज्ञान होता है। तो ये जो पुस्तक किताब उल हिंद है, ये काफी जो है हमारे इतिहास के बारे में जो जानकारी देता है, खास करके जो है आपका जो 11वीं शताब्दी था, यानी कि जो मोहम्मद गजनवी जो है और पृथ्वीराज चौहान है, इसके बारे में जो है बहुत सारी बातें ये बताया जाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा एक और भी किताब है, इसका नाम है चर्चनामा। तो चर्चनामा जो है ये एक अरबी भाषा में लिखा हुआ किताब है और ये जो है आपका अली बिन अबूबकर कूफी ने जो है आपका नसरुद्दीन कुवाचा के समय में जो है फारसी में जो है अनुवाद किया था। तो ये भी बात याद रखेंगे कि अरबी भाषा में लिखा गया है चर्चनामा, लेकिन इसको जो है मोहम्मद अली बिन अबूबकर कूफी ने नसरुद्दीन कुवाचा के समय में, मतलब ये शासक थे उस समय, ठीक है ना, नसरुद्दीन कुवाचा जो है, तो उनके समय में जो है इसको फारसी में अनुवाद किया है। तो हम कह सकते हैं कि चचनामा का जो है अरबी और फारसी दो जो है आपके लैंग्वेज में उपलब्ध किताबें हैं। चचनामा अरबों की सिंध विजय की जानकारी का मूल स्रोत है कि किस तरीके से जो है उन्होंने सिंध पर जो है विजय प्राप्त किया था। अब बात करते हैं एक और किताब, उसका नाम है आपका ताज उल मासी। इसकी रचना हसन निजामी द्वारा की गई थी और इस पुस्तक में 1192 ईस्वी से 1228 ईस्वी तक के भारत के घटनाओं का विवरण मिलता है। इसमें राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, इसके जो जीवन का उल्लेख है वो आपका अच्छे तरीके से जो है दिया गया है। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक दिनों में का जो है प्रमाणिक इतिहास है वो इसी पुस्तक से जो हमें मिल पाता है, क्योंकि आपने अभी भी देखा कि 1192 टू 1228 तक का जो ये ठोस जानकारी देता है। ये जो किताब है ये आपका अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में जो है लिखा गया है। अब चलिए एक और किताब के बारे में हम बात करते हैं, इसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ बातें, चलिए बताते हैं आगे। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की जो है किताब है, वह तुगलक शासकों के समकालीन था। जैसे जाहिर सी बात है, आपको मैंने पहले बताया था फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही में आप देखिए फिरोज शाह कब आता रहा, जो कि आपका फिरोज शाह तुगलक कब आता रहा, ठीक है। तो ये जो है आपका फिरोज शाह के समय का जो है वो चूंकि समकालीन था, तो इसलिए जो है उस समय की बहुत सारी बातों को जो है बताया जाता है। तारीख ए फिरोज शाही में बलबन के सिंहासन आरोहण से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के शासन काल के जो है छठे वर्ष तक का वर्णन है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक ठोस जानकारी मिल रहा है। इस रचना में उस काल के सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक जीवन वृत्तांतों के बारे में जो है जानकारी दी गई है। चूंकि बर्नी राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत था, अतः उसने अपनी पुस्तक में राजस्व स्थिति का बहुत ही स्पष्ट और विस्तार पूर्वक जो उसने वर्णन किया है। उसने इस ग्रंथ के अंदर तत्कालीन जो भी संत थे, दार्शनिक थे और इतिहासकार थे, कवि थे, चिकित्सक थे, उन सभी के बारे में जो है आपका कुछ न कुछ बातें लिखा है जो कि उस समय की बातें थी। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की सामाजिक और आर्थिक दशा भी इस पुस्तक में वर्णित है। आज हम लोग कई सारी बातें करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि उन्होंने जो है इस तरह का जो है प्रोजेक्ट नया स्टार्ट किया था, इस तरह का इनिशिएटिव लिया था और जो है वो अपने कई सारे अभियानों में सक्सेसफुल रहा था। तो वो उसका बहुत सारा जानकारी जो हमें बर्नी के द्वारा लिखे गए इस किताब से हमें मिलती है। चलिए आगे बताया जा रहा है कि इस पुस्तक की एक सीमा धार्मिक पक्षपात का है। हालांकि समकालीन इतिहास वर्णन की दृष्टि से इसका ऐतिहासिक महत्व है। चलिए नेक्स्ट बताया जा रहा है एक और किताब जिसका नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। इस में फिरोज शाह तुगलक के शासन में प्रबंध के बारे में जो है विस्तृत जानकारी मिलती है, दी गई है। फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियानों का इसमें वर्णन है। इसके विषय में कहा जाता है कि स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने इसको जो है लिखा हुआ है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है। बहरहाल हम लोग दूसरे किताब की तरफ देखते हैं। दूसरा किताब है हमारा जैनुल अखबार। इस किताब के लेखक जो है वो हैं अबी सईद। इसमें ईरान के इतिहास का जो है वर्णन है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लीजिए। इस पुस्तक से मोहम्मद गजनवी के जीवन और क्रियाकलापों की जो है जानकारी मिलती है कि वो किस प्रकार का था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और किताब जिसका नाम है तबकात ए नासिरी। इस पुस्तक के लेखक मिनहाज उस सिराज हैं, जिन्होंने की मोहम्मद गौरी
कि भारत विजय से लेकर के 1259-60 तक का जो है वर्णन किया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ किताबें हैं और उनके रचनाकार हैं और उनमें किन बातों किन मुद्दों को जो है लिखा गया है, ये सब बातें हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए कुछ किताबें हैं यहाँ पर जिनका कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं और उनके रचनाकार और उनके विषय वस्तु के बारे में। तो किताब पहला है हमारा किताब उल हिंद। इसको जो है लिखा था अलबेरन ने, हमने पहले भी चर्चा कर लिया है और इसमें भारत के धार्मिक सामाजिक जीवन के विस्तार पूर्वक वर्णन दिए गए हैं। ज्ञान विज्ञान की विस्तृत जानकारी दी गई, खास करके हमारे जो हिंदू जो ज्ञान था, इसका जो फिलोसफी था, ये सब बातें जो इसमें दी गई है। एक है आपका राज तरंगिणी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम पूछ जाते हैं। तो इसके रचनाकार है कल्हण और ये जो है आपका कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास के बारे में जो है जानकारी देता है। नेक्स्ट है आपका गौडबहु। तो गौडबहु जो है वो वाकपति के द्वारा लिखा गया है और इसमें कन्नौज के शासक जो यशो वर्मन के बारे में जो जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है आपका रामचरित। रामचरित जो है ये संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि पाल वंश के शासक रामपाल के बारे में दिया हुआ है। आप ये मत समझिए कि रामचरित का मतलब कि रामचरित मानस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला किताब है तबकात ए नासिरी, जिसको कि मिनहाज उस सिराज ने लिखा था और इसमें जो है आपका इस्लाम के उदय से लेकर के उसके पहले काल के जो पैगंबर थे उनका वर्णन और मुसलमानों के इतिहास के बारे में जो काफी डिटेल्स में चर्चा है। तो याद रखिएगा इसमें क्या दिया है, इसमें जो आपका इस्लाम के उदय और उसके पहले के जो पैगंबर थे उनके बारे में और मुसलमानों का जो है इतिहास दिया गया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मिनहाज सिराज के उस तबकात ए नासिरी किताब को जरूर पढ़ें। अगला किताब है आपका तारीख ए फिरोज शाही, जिसको कि जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था और इसमें बलबन के सत्ता से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के जो छठे क्या कह सकते हैं साल तक का जो है इसमें इतिहास है। नेक्स्ट है आपका खजायन उल फुतूह। इसको जो है आमिर खुसरो ने लिखा था और अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय अभियान थे उन सभी के बारे में जो इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका तुगलकनामा। तुगलकनामा भी जो है आमिर खुसरो ने लिखा था और इसमें तुगलक वंश के सत्तारूढ़ होने की घटनाओं का जो है जिक्र मिलता है। नेक्स्ट है आपका नूह सीपहर। इसको भी आमिर खुसरो ने ही लिखा था और इसमें जो है आपका भारत की जलवायु, यहाँ की रहन सहन, यहाँ की कृषि करने का जो है तौर तरीके, यहाँ के वेशभूषा आदि का जो है इसमें काफी डीप में जो है आपका जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है आपका फुतूह उस सलातिन। इसको जो है आपका इसामी ने लिखा है और गजनी राज्य से गजनी राज्य के उदय से लेकर के बहमनी राज्य की स्थापना तक का जो है आपका इसमें घटनाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है आपका फतवा ए जहांदारी। इसका लेखक जो है वो है आपका जियाउद्दीन बर्नी और इसमें सल्तनत कालीन राजनीतिक दर्शन और प्रशासन का जो है उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है आपका किताब उल रहला। इसका जो लेखक है वो आपका इब्न बतूता, जो कि मोरक्कन अफ्रीकी था। तो इसमें जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत जीवन, इसके अतिरिक्त उसका प्रशासन का तौर तरीका, उसके समय में सामाजिक जीवन के बारे में जो है अच्छे से जो है उल्लेख किया गया है। अगला है आपका तारीख ए सिर शाही। इसमें आपका इसका जो है लेखक है अब्बास खान शेरवानी और अकबर के आदेश पर उसके दरबार में ही ये जो है आपका किताब लिखा गया था, तारीख ए शेरवानी सॉरी आपका जो है तारीख ए शेरशाही और शेरशाह के शासन और प्रशासन के कामों का जो है इसमें जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है आपका अकबरनामा। तो अकबरनामा जो है आपका अबुल फजल ने लिखा था और ये बहुत अधिक बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके 3 भाग हैं, ठीक है। प्रथम भाग में अकबर के पूर्वगामी शासकों का इतिहास मिलता है और दूसरे भाग में अगर बात करते हैं, दूसरे भाग में आपका अकबर के शासन काल के प्रमुख घटनाओं का जिक्र मिलता है और तीसरा जो भाग है वो आपका आईने अकबरी कहलाता है, जिसमें कि आपका अकबर द्वारा जो भी शासन प्रणाली थे उनके द्वारा लगाया गया जो भी कानून था नियम था उन सब का जो है जानकारी मिलता है। उन्होंने कौन कौन से कानून जो आपका जो है बनाया था और ये जो आपका दीन इलाही धर्म है उसके बारे में भी जो है जानकारी मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगला हमारा जो बुक है वो है पद शाहनामा। तो पद शाहनामा का जो लेखक है वो कई सारे मिल करके लिखे हुए हैं। इसमें आपके आ जाते हैं मोहम्मद अमीन काजवीनी, दूसरा है आपका अब्दुल हामिद लाहौरी और तीसरे हैं आपके मोहम्मद वारिस। तो इन तीनों ने मिलकर के इस किताब को लिखा हुआ है। इसमें शाहजहां के काल का इतिहास मिलता है, मोहम्मद अमीन
काज़विनी ने शाहजहां के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास लिखा। उसके बाद अगले 10 वर्ष का जो विवरण है वो अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा और मोहम्मद वारिस ने शाहजहां के संयुक्त इतिहास का वर्णन किया हुआ है। लेकिन 20 वर्षों के बाद का इतिहास वो उसने जो है स्वतंत्र होकर के लिखा था, किसी दबाव में नहीं, मतलब कि उसके जो है राज दरबार से हट कर लिखा था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगला किताब जो कि आपका नुस्खा ए दिलकुशा। ये जो है भीमसेन के द्वारा लिखा गया था। औरंगजेब के कालीन दक्षिण भारतीय के इतिहास का वर्णन मिलता है और मुगल मराठा का जो है आपका इसमें संघर्ष मिलता है। नेक्स्ट है बल्लाल चरित। तो बल्लाल चरित जो है आपके आनंद भट्ट के द्वारा रचित है। इसमें बंगाल के सेन वंश का जो है जिक्र किया गया है। और मोस्ट इंपोर्टेंट एक और है, इसको जो है आप रेड हाईलाइट कर लीजिए, ये जो है बहुत ही अधिक बार पूछा गया है। चलिए इसको पिंक कलर से बता देता हूँ। पृथ्वीराज रासो, ये जो है आपका चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन मिलता है और संयोजिता के संग उनका जो प्रेम का जो है एक किस्सा है वो भी जो है इसी मिलता है। साथ ही साथ मोहम्मद गौरी के द्वारा उनको बंदी बना करके गजनी ले जाने का घटना और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा शब्द भेदी बाण के द्वारा जो है मोहम्मद गौरी को मारने का वर्णन भी इसी में मिलता है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सब याद रखें और बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप इसको जो है पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये कहानी है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अरबों द्वारा सिंध की विजय, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाई द अरब्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी भूमिका का। देखिए अरब एवं बाद में तुर्कों के द्वारा जो है भारत पर आक्रमण भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अरबों द्वारा धन की लूट के लिए जो है सिंध और उसके आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किए गए। सबसे पहले भारत में जो आपका मुस्लिम आक्रमण 711 नहीं बल्कि 711 में जो आपका उबैदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। इसके बाद 711 ईस्वी में ही बुदैल के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण किया गया था। देखिए ये दोनों आक्रमण तो किए, लेकिन दोनों का दोनों ये जो आक्रमण था ये असफल हो गया। अंततः 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला जो है आपका मुस्लिम सफल आक्रमण भारत पर किया गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहीं से उठता है कि सबसे पहला जो आपका मुस्लिम सफल आक्रमण कब किया गया था। तो 712 ईस्वी में याद रखिएगा। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। सिंध विजय के बावजूद अरब आक्रमणकारी भारत में उस प्रकार का साम्राज्य नहीं बना पाए जैसा कि उस समय उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न भागों में बनाया था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ बातें थी जो कि आपको याद रखनी है। आगे देखिए 712 ईस्वी में अरबों से पराजय तथा आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए कई नई शक्तियां जैसे कि गुर्जर प्रतिहार, मतलब वही गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि का जो है उदय होता है, जिन्होंने कि भारत में लगभग आगे के 300 वर्षों तक शासन करते हैं। अरब आक्रमण के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में लंबे समय अंतराल तक विदेशी आक्रमण का जो है आक्रमणों से सुरक्षित रहता है भारत। लेकिन 1000 ईस्वी के आसपास फिर से जो है भारत में विकेंद्रीकरण हो जाता है, होने लगता है और विभाजन की स्थितियां जो है फिर से सक्रिय हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि तुर्कों ने जो है, तुर्कों में से एक जिसका नाम है मोहम्मद गजनवी, वो जो है भारत पर आक्रमण करता है और कुल ये जो मोहम्मद गजनवी है ये आपका 17 बार आक्रमण करता है। भारत में मुस्लिम शासन का स्थापना का श्रेय जो है अरबों के अपेक्षा तुर्कों को ही दिया जाता है। अब हम बात करेंगे 8वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। तो देखिए इस समय देश में कोई सर्वोच्च केंद्रीय शक्ति नहीं थी। भारत विभिन्न छोटे छोटे राज्यों का संग्रह था और प्रत्येक राज्य स्वतंत्र और सार्वभौम था। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रमुख कई सारे जो है राज्य थे, जैसे कि आपके जो है अफगानिस्तान हो गया। अरब आक्रमण के समय अफगानिस्तान में एक ब्राह्मण वंश का शासन था। मुसलमान लेखकों ने इस वंश को हिंदू शाही साम्राज्य अथवा काबुल या जाबुल का साम्राज्य कहा है। दूसरा है आपका कश्मीर। तो कश्मीर 7वीं शताब्दी में कश्मीर में जो है आपका दुर्लभवर्धन ने कारकोट वंश की स्थापना की। हुएनसांग ने उसके शासन काल में कश्मीर की यात्रा की थी। दुर्लभवर्धन का उत्तराधिकारी जो है आपका दुर्लभक था
जो कि जिसने कि आपका प्रतापादित्य की उपाधि जो है धारण की थी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कश्मीर के शासकों में ललितादित्य मुक्तापीड, जो कि 724 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसका साम्राज्य पूर्व में बंगाल, दक्षिण में कोंकण, उत्तर पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान और उत्तर पूर्व में जो आपका तिब्बत तक फैला हुआ था। वो अपने वंश का प्रतापी शासक था। उसके समय में सूर्य देवता के लिए मार्तंड मंदिर बनवाया गया और 740 ईस्वी के लगभग उसने कन्नौज के राजा यशोवर्मन को जो है पराजित भी किया था। ये भी इसके बारे में जो है आपका याद रखना है। चलिए हम बात करते हैं अगले राज्य के बारे में, जो कि है आपका नेपाल। देखिए 7वीं शताब्दी में नेपाल, जिसके उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में जो आपका कन्नौज का राज्य था, हर्ष के साम्राज्य में मध्यवर्ती राज्य था। अंशु बर्मन ने जो है आपका नेपाल में वैश्य ठाकुरी वंश की नींव रखी। तो उसने तिब्बत के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। उसने अपनी कन्या का विवाह तिब्बत के शासक के साथ में कर दिया था, ताकि जो है मैत्री संबंध रह सके। हर्ष की मृत्यु के बाद तिब्बत और नेपाल की सेना ने चीन के राजदूत वांग हुंगसे को कन्नौज के सिंहासन का अपहरण करने वाले अर्जुन के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी। तो ये इनके बारे में जो है आपका प्रचलित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कामरूप असम के बारे में। ये भी एक राज्य हुआ करता था। हर्ष के समय कामरूप में भास्कर बर्मन का शासन था। हर्ष की मृत्यु के उपरांत उसने अपने राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की। यह प्रतीत होता है कि वो अधिक समय तक स्वाधीन नहीं रह पाया था। भास्कर बर्मन ने लगभग 650 ईस्वी तक जो है आपका शासन किया था। भास्कर बर्मन के बाद उसका वंश समाप्त ही हो गया। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का जो है अंग बन गया। इसके बाद अगला हमारा राज्य है कन्नौज। तो हर्ष के मृत्यु के बाद अर्जुन, एक स्थानीय जो आपका शासक था, उसने जो है कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसने चीन के राजदूत वांग युंगसे का विरोध किया, जो हर्ष की मृत्यु के बाद जो है आपका वहां पर पहुंचा हुआ था। वांग युंगसे पुनः असम, तिब्बत और नेपाल की सैन्य सहायता लेकर लौटा। युद्ध में अर्जुन की हार हुई। अर्जुन को बंदी बनाकर वो चीन लेके चला गया और वहां पर जो है कारागार में डाल करके, और फिर वहां पर जो उसका मतलब कि अर्जुन का जो है मृत्यु भी हो जाती है। तो याद रखिएगा कि अर्जुन का मृत्यु आपका चीन में हो जाता है, क्योंकि उसको जो है वांग युंग से जो है वो कारागार में डाल के, मतलब वहां पर जाकर कारागार में डाल देता है, जेल में डाल देता है। 8वीं शताब्दी के आरंभ में यशोवर्मन कन्नौज के सिंहासन पर बैठा। अपने पराक्रम से उसने कन्नौज को जो है अपने अतीत का गौरव फिर से प्रदान किया। वो सिंध के राजा दाहिर का जो है समकालीन था। इसके उपरांत कन्नौज पर आधिपत्य यानी कि जो है आपका हक के लिए 8वीं शताब्दी की 3 बड़ी शक्तियां, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य में जो है एक लड़ाई होता है, संघर्ष होता है, जिसे कि हम त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। कुछ समय के लिए कन्नौज पर प्रतिहारों का अधिकार स्थापित हो गया, परंतु बाद में उनका स्थान पाल वंश ने लिया। ये हमने पहले भी आपको बता दिया था। तो अंततोगत्वा इस युद्ध में प्रतिहारों को जो है विजय मिलती है। इसके बाद प्रतिहार उत्तर भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शक्ति के रूप में जो है उभर करके सामने आते हैं। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारत के जो है राजवंशों के बारे में, इंडियन डायनेस्टी बिफोर द इन्वेजन ऑफ टर्क्स। तो सबसे पहले बात करेंगे भूमिका का। 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान दोनों राज्यों पर जो है विजय प्राप्त कर लिया था। हालांकि बाद में दमिश्क में आंतरिक अशांति और खलीफा के सत्ता परिवर्तन के कारण 871 तक ये दोनों राज्य जो है आपके स्वतंत्र हो जाते हैं। 11वीं शताब्दी के आरंभ में मुल्तान में करमाती जाति का शासक फतेह दाऊद का शासन था। तुर्क आक्रमण के समय सिंध में अरब के मुसलमान स्वतंत्र शासन करते थे। अरबों का भारत पर प्रभुत्व एक सीमा विशेष तक ही रहा। धीरे धीरे वो प्रभावहीन होते गए। लेकिन तत्कालिक राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अरबों ने एक ऐसी चुनौती पेश की जिसका सामना करने के लिए कालांतर में अनेक शक्तियां जो है उदित हुई, जो भारत में आगामी 300 वर्षों
अथवा तुर्कों के आक्रमण से पहले तक जो है आपका बना रहा। इस अध्याय में जो है हम लोग तुर्कों के आक्रमण से पूर्व प्रमुख भारतीय राजवंशों का जो है संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदू शाही राज्य के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले ही बताया था कि ये जो आपका अफगानिस्तान में जो आपका था। तो उत्तरी भारत का ये जो विशाल राज्य था, ये कश्मीर की सीमा से लेकर के मुल्तान तक की सीमा तक जो आपका फैला था। चेनाब नदी से लेकर के ये जो है आपका हिंद कुश पर्वतमाला तक फैला हुआ था। ये बातें आप लोग के ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कि अरब के शासक इस राज्य को 200 साल के भरसक प्रयासों के बाद भी नहीं जीत सके थे। अंत में उन्हें अफगानिस्तान और काबुल को छोड़ देना ही पड़ा। 10वीं शताब्दी के अंत में जयपाल यहाँ का शासक बना। वह अपनी वीरता और योग्यता के लिए जो है बहुत ही फेमस था, लेकिन विदेशी तुर्कों का सामना करने में वो असफल था। तो ये बात याद रखना है कि वो अपने वीरता के लिए जाना जाता है, अपनी योग्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन तुर्कों का जो है वो सामना नहीं कर पाया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जोजाक भुक्ति का चंदेल वंश। 9वीं शताब्दी के आरंभ में बुंदेलखंड में इनका उदय होता है। संभवतः ये जो है आपके गोंड जाति के थे। नेक्स्ट बात करते हैं तो इस वंश का जो प्रमुख शासक था वो था आपका ननुक। उसके पौत्र जय सिंह अथवा जीजा के नाम पर उनका जो राज्य है वो आपका जिजाक भुक्ति कहलाया। चौहान राजा पृथ्वीराज के हाथों में 1182 ईस्वी में परम प्रमर्दित देव की पराजय के बाद जो है इनकी शक्ति का पतन हो गया। अब हम बात करेंगे वातापी, जिसको हम बादामी बोलते हैं, तो वहां के चालुक्यों के बारे में। 6ठी शताब्दी के मध्य से लेकर के 8वीं शताब्दी के मध्य तक जो है दक्षिण पथ पर जिस चालुक्य वंश की शाखा का आधिपत्य रहा, उसका उत्कर्ष स्थल बादामी या फिर वतापी होने के कारण उनको जो है आपका बादामी या फिर वतापी का जो है चालुक्य कहा जाता है। बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, तो याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से जो है हमें वतापी के चालुक्यों के बारे में जो है प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है। एहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी, तो ये कई बार जो है आपका पूछ दिया जाता है। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट था। कीर्तिवर्मन प्रथम को वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है, जो कि आपका 566 से लेकर के 597 ईस्वी तक जो आपका शासन किए हुए थे। पुलकेशिन सेकंड 609 से 642 तक शासन किया। ये जो है आपका चालुक्य वंश के शासकों में सबसे अधिक जो है आपका जो कह सकते हैं कि प्रतापी शासक था, जो बहुत ज्यादा फेमस है खास करके हर्ष को हराने के लिए। एहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन सेकंड का हर्ष के साथ में जब नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हरा दिया था। कालांतर में विक्रमादित्य सेकंड के बाद 746 ईस्वी के लगभग कीर्तिवर्मन द्वितीय विशाल चालुक्य साम्राज्य का स्वामी बना। हालांकि वह अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित साम्राज्य को कायम रखने में असमर्थ रहा। दंती दुर्ग नाम के एक राष्ट्रकूट शासक ने उसको जो है हरा दिया था और महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश का जो है उसने स्थापना कर दिया था, नींव डाला था। तो चलिए हम बात करते हैं अब इसके बाद से अनहिलवाड़ गुजरात के चालुक्यों और सोलंकी वंश के बारे में। देखिए 10वीं शताब्दी के अंत में मूलराज प्रथम ने जो है गुजरात में चालुक्य वंश की नींव डाली। जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल के प्रयत्नों के कारण जो है ये राज्य पश्चिमी भारत का एक महान शक्तिशाली राज्य बना। इस राज्य की सीमा के अंदर गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा, आबू, नदौला और कोंकण स्थित थे। भीम प्रथम इस वंश का जो है सबसे शक्तिशाली शासक था, जो कि 1022 से लेकर के 1064 तक शासन किया है। इसके शासन काल में गुजरात पर मोहम्मद गजनबी का आक्रमण होता है, जो कि 1025 से लेकर के 1026 के बीच के जो साल था उसी में हुआ था। 1187 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण करके अनहिलवाड़ पर जो है अधिकार जमा लिया। परांतक प्रथम के बाद अगले 30 वर्षों तक का जो समय है उसमें चोलों की अवनति होती गई है, जिसमें कि परांतक द्वितीय, सुंदर चूल और उत्तम चूल ने जब का शासन किया था। अब हम बात करेंगे कल्याणी के चालुक्यों के बारे में। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तैलप यानी कि जो है तैल
तेलप तेलप्पा द्वितीय का जो है आपका था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सोमेश्वर प्रथम 1043 ईस्वी में शासक बनता है। उसने अपनी राजधानी को जो है वो मान्य खेत से हटा करके और कल्याणी में जो है आपका ट्रांसफर कर देता है। अब हम बात करेंगे तुर्कों के आक्रमण के बारे में, इन्वेजन ऑफ द टर्क्स के बारे में। इसके तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग भूमिका के बारे में। तो देखिए 712 ईस्वी में अरबों के आक्रमण और उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में कई प्रभावशाली साम्राज्यों का जो है उदय हुआ, जो कि अभी जो है आपने देखा भी था, जो जिन्होंने कि आपका 300 वर्षों तक भारत सहित सिंघल द्वीप, जावा और सुमात्रा में जो है शासन करने वाले सम्राट अपने आपसी संघर्ष और देश में केंद्रीकृत शक्ति का अभाव और सत्तालोभ के लिए तुर्कों की सहायता आदि कारण तुर्क मुल्तानों के आक्रमण को विफल करने का जो है असफल प्रयास करते रहे। कहा जाता है कि अरबों का प्रारंभ हुआ कार्य तुर्कों ने पूरा किया भारत में। यानी कि आपने आप लोग जानते हो ना कि अरबों ने जो है स्टार्ट किया था भारत पर हमला करना, वो जो है आपका धन के लूट के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उनके जगह पर जो आपका तुर्क जब हमला किए तो ये जो है आपके सक्सेस होते गए। तो भारत में जो है मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय भी तुर्कों को ही दिया जाता है। इस अध्याय में हम लोग भारत पर तुर्कों के आक्रमण और तुर्क आक्रमण के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति में क्या बदलाव होता है, तुर्कों की विजय के प्रभाव क्या होते हैं, ये सब जो हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं तुर्क मुसलमानों के बारे में। देखिए तुर्क जो है वो चीन की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक लड़ाकू और बर्बर जाति थी। तुर्क उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म के संपर्क में आए और कालांतर में इन्होंने जो आपका इस्लाम धर्म को अपना लिया। इनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य का जो है स्थापना था, इसीलिए जो है ये भारत पर आक्रमण कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब अलत्तगिन के बारे में। तो देखिए अलत्तगिन बुखारा के सामानी वंश के शासक अब्दुल मलिक का तुर्क दास था। बाद में इसकी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण 956 ईस्वी में उसे खुरासान का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। 961 में अब्दुल मलिक के देहांत के बाद उसका उत्तराधिकार के संघर्ष में अलत्तगिन ने उनके चाचा की सहायता की, परंतु अब्दुल मलिक का भाई मंसूर सिंहासन को पाने में जो है सफल हो गया। अलत्तगिन इन परिस्थितियों में अपने लगभग 800 वफादार सैनिकों के साथ अफगान प्रदेश के गजनी नगर में बस गया। यहाँ स्वतंत्र गजनवी वंश की स्थापना की। अलत्तगिन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इसहाक उसके बाद बलतगिन गद्दी पर बैठता है। बलतगिन जो है उसकी मृत्यु के बाद पिराई ने गजनवी पर अधिकार कर लिया और वो जो है एक अयोग्य शासक था, उसको हटा करके तुरंत ही आपका जो है सुबुक्तगिन गद्दी पर बैठता है। अब देखते हैं सुबुक्तगिन के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके पहले अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से सुबुक्तगिन से जो है आप लोग तुर्कों को जो है तुर्कों के बारे में जानकारी रखना ही रखना है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए सुबुक्तगिन के बारे में। देखिए सुबुक्तगिन प्रारंभ में अलत्तगिन का जो है आपका गुलाम था। गुलाम की प्रतिभा से प्रभावित होकर के उसने अपना जो है आपका दामाद बना लिया और अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित भी किया। अब इसके बाद हम बात करते हैं। तो देखिए सुबुक्तगिन जो है एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक सिद्ध होता है। उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया, साथ ही साथ राज्य का विस्तार भी जो शुरू कर दिया। सुबुक्तगिन ही प्रथम तुर्की था जिसने कि हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया था। सुबुक्तगिन के देहांत के बाद उसका जो पुत्र था मोहम्मद गजनवी, यहीं से तो आपका जो है मुस्लिम शासक का स्टार्टअप भी होता है। तो यही याद रखना था कि सुबुक्तगिन के मरने के बाद उसका जो पुत्र होता है वो आपका जो है गजनी के गद्दी पर बैठता है। पिता की मृत्यु के बाद मोहम्मद गजनवी के पास एक विशाल सुसंगठित साम्राज्य था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि सुबुक्तगिन एक वीर और गुणवान शासक था। उसने अपने राज्य का शासन जो है 20 वर्षों तक विवेक, सुनीति और उदारता के साथ किया। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो तुर्क था वो आपका सुबुक्तगिन ही था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आप लोगों को याद रखना है। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे मोहम्मद गजनवी के बारे में।
जो कि यहाँ पर जो है एक सफल आपका जो है कह सकते हैं कि आक्रमण करता है। तो चलिए बात करते हैं सुबुक्तगीन के जो पुत्र हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में, जो कि 998 से लेकर के 1030 तक जो है आपका शासन किए हैं। तो सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका जो जेठ पुत्र था मोहम्मद गजनवी, वो शासक बनता है और राज्यारोहण के समय उसकी आयु जो है मात्र 27 वर्ष की रहती है। मोहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य होता था भारत की संपत्ति को लूटना। मोहम्मद महमूद ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण शुरू किए, सीमावर्ती क्षेत्रों के दुर्गों और किलों को जीता और तत्पश्चात 1001 ईस्वी के हिंदू शाही शासक जयपाल को पेशावर के नजदीक हराया। महमूद ने धन को लेकर के जयपाल को जो है छोड़ दिया, परंतु अपमानित महसूस करते हुए जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल को राज्य सौंपकर आत्महत्या कर लिया। इसके बाद बात करते हैं आगे। मोहम्मद का महत्वपूर्ण आक्रमण मुल्तान पर हुआ और इसी रास्ते भेरा के निकट जयपाल के पुत्र आनंदपाल को भी पराजित किया गया और 1006 में वो मुल्तान पर भी जो आपका विजय प्राप्त कर लेता है। 1008 ईस्वी में महमूद ने फिर से मुल्तान पर आक्रमण किया और उसको जो है अपने अब की बार राज्य में ही मिला लिया। 1009 में हिंदू शाही राजा आनंदपाल से बेहंठ बेहंड बेहंड के नजदीक महमूद का युद्ध हुआ, परंतु आनंदपाल ही अब फिर से जो है हार गया और सिंध से नगरकोट तक महमूद का जो है अधिकार हो गया। 1014 में महमूद ने थानेश्वर पर आक्रमण किया। दिल्ली के राजा ने पड़ोसी राजाओं के साथ मिलकर के महमूद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो फेल हो गए। 1018 में महमूद ने कन्नौज के क्षेत्र पर आक्रमण किया और वहां पर गुजरत प्रतिहार शासक के जो प्रतिनिधि राज्यपाल का शासन था, ठीक है, मार्ग में बुलंदशहर के राजा हरदत्त ने आत्मसमर्पण कर दिया और मथुरा में भी आपका जो उसने अपना विजय का जो है झंडा गाड़ा। इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। इसमें हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे मामलुक वंश जो कि आपका 1206 से लेकर के 1290 तक चला हुआ है, जिसको कि हम लोग गुलाम डायनेस्टी या गुलाम वंश भी कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसकी भूमिका के बारे में। तो देखिए, आक्रमणों के पश्चात मतलब तुर्की आक्रमणों के पश्चात जो है भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। इसके अंतर्गत अलग अलग शासकों ने शासन भार संभाला। इस क्रम में सबसे पहला जो है शासन कुतुबुद्दीन ऐबक का आता है, जिसने की मामलुक वंश की स्थापना की। इसको जो हम लोग दास वंश या गुलाम वंश भी कहते हैं। क्यों क्यों क्योंकि देखिए, जो है आपका अगर बात करते हैं, आगे बताऊंगा मैं, फिलहाल यहाँ पे जानिए कि दास वंश के नाम पर जो है कई इतिहासविदों ने आपत्ति भी व्यक्त की है। इसका अंतर्निहित कारण दास और मामलुक शब्दों के सटीक निर्धारण की वजह से था। दरअसल मामलुक और दास के पारिभाषिक तौर में एक अंतर था। दास का अभिप्राय जन्मजात दास होता है, जबकि मामलुक शब्द का अभिप्राय स्वतंत्र माता पिता की संतान होता है। अतः हबीबुल्लाह द्वारा प्रस्तावित मामलुक वंश ही सर्वाधिक मान्य हुआ। तो यहाँ पर जो है आपका आपने देखा कि किस तरीके से जो है इसको दास की जगह पर जो है मामलुक वंश कहना ज्यादा उचित होता है हबीबुल्लाह के प्रस्तावित मान्यता के आधार पर। ठीक है, वैसे इनके बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी जब आक्रमण किया था भारत में और पृथ्वीराज चौहान को जो है हरा करके उसने जो है यहाँ पर शासन किया, तो उसी का जो है एक ये गुलाम था। और जब उसके मरने के बाद से जो है ये आपका जो है अपना एक वंश का स्थापना करता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो इसलिए जो है इसको कहा जाता है आपका गुलाम या फिर दास आपका कह सकते हैं वंश। तो ये बातें आप लोग को याद रखनी है। कुछ इतिहासकारों ने इस वंश को इलवरी वंश की संज्ञा भी दी है, किंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभी शासक इलवरी वंश से संबंधित नहीं थे। मसलन कुतुबुद्दीन ऐबक इलवरी तुर्क नहीं था, अतः इस वंश को इलवरी वंश की संज्ञा देना अनुचित होगा। वस्तुतः
1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले शासकों को आमतौर पर मामलुक के नाम से जो है जाना जाता है। और इनका जो है डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। पहला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन आता है, जो कि आपका 1206 से लेकर के 1210 मात्र 4 साल तक आपका जो है शासन करता है। तो मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात ऐबक को जो है सिंध और मुल्तान छोड़ करके मोहम्मद गौरी द्वारा विजय हासिल किए गए उत्तर भारत के संपूर्ण क्षेत्र का, जैसे कि सियालकोट है, लाहौर है, अजमेर है, झांसी, दिल्ली, मेरठ है, अलीगढ़ है, मतलब कुल कन्नौज, बनारस, बिहार, लखनऊ थी, इन सभी क्षेत्रों को जो है इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया गया शासन करने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तराधिकार युद्ध की चुनौतियों का सामना अपनी कुशल वैवाहिक नीति से किया। उसने मोहम्मद गौरी के अन्य विश्वस्त अधिकारी ताजुद्दीन यलदोज की पुत्री से शादी कर लिया। उसने अपनी बहन का विवाह नसरुद्दीन कुबाचा से कर दिया, जो सिंध का प्रभावी अधिकारी था। उसने अपनी पुत्री का विवाह तुर्की दास अधिकारी इल्तुतमिश से कर दिया। ऐसा इन्होंने क्यों किया? ताकि जो है ये सब जो है उनके ऊपर आक्रमण ना करें और शांतिपूर्वक जो है कुतुबुद्दीन शासन कर सके। तो ये एक होशियार आपका जो शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की मृत्यु के बाद शासन अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उसने न तो अपने नाम के सिक्के चढ़वाए और ना ही खुतबा पढ़वाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपह सलार जैसी उपाधियों से का जो है आपका स्टार्ट करवाया और सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। तो ये बातें आप लोग याद रखनी है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन शुरू किया चलाना, और लाहौर ही जो है उसका राजधानी था। 1206 में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने की वजह से जो इसका मृत्यु हो गया। उसके बाद आराम शाह उसका जो है आपका बेटा, वो जो आपका गद्दी पर बैठा, लेकिन हालांकि बात करेंगे तो वो आपका जो है कह सकते हैं कि एक जो है आपका अयोग्य शासक था, यानी कि जो है दुर्बल शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन अगर करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य सेनापति, अचूक तीरंदाज, साहसी और प्रभावशाली व्यक्ति था। एक गुलाम की अवस्था से उठकर सुल्तान के पद तक पहुंचना उसकी योग्यता और प्रतिभा का जो है आपका परिचय देता है। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान राज्य के सुदृढ़ीकरण पर दिया। यलदोज और कुबाचा के प्रति अपनी राजनीतिक कुशलता का प्रमाण है। कुतुबुद्दीन एक उदार शासक था। अब उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला भी कहा गया है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि लाख बख्श किसको कहा गया है। सैन्य योग्यता के साथ साथ वो जो है आपका साहित्य और कला का प्रेमी भी था। 2 मस्जिद कुव्वल उल इस्लाम यानी कि महरौली जो दिल्ली में स्थित है, 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कि अजमेर का निर्माण जो है इसी ने करवाया था। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली। बाद में जो है इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट करवाया। तो ये भी आपको याद रखना। अब बात करते हैं आराम शाह के बारे में। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद सैनिक वर्ग में असंतोष, साधारण जनता में अशांति और उपद्रव को रोकने के लिए लाहौर के सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठाया। हालांकि आराम शाह जो था वो आपका मतलब कि पुत्र था भी या नहीं था, इसके विषय में जो है काफी विवाद है। अब आगे क्या हुआ कि आराम शाह जो कि एक कमजोर और अयोग्य शासक था, ये तो मैंने पहले बताया ही, तो दिल्ली के शासकों ने जो उसको अपना शासक स्वीकार करने से इनकार कर दिया और फिर इसको हटाने के उद्देश्य से बदायूं के प्रांताध्यक्ष इल्तुतमिश को एक निमंत्रण पत्र भेजा गया और फिर इल्तुतमिश ने निमंत्रण को स्वीकार किया और दिल्ली के निकट जड़ नाम के एक जगह पर आराम शाह को हराया। और फिर आराम शाह के 8 महीने के शासनकाल के बाद इल्तुतमिश दिल्ली के सत्ता पर जो है अधिकार कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं बलबन के उत्तराधिकारियों के बारे में। तो देखिए, बलबन दिल्ली सल्तनत के निर्माता शासकों में से एक था। उसने सल्तनत को अस्थायित्व प्रदान किया, आंतरिक प्रशासन की व्यवस्था की, अपने उत्तराधिकारियों के लिए वह कुछ नहीं कर पाया। उसके जीवन काल में ही
युवराज शहजादा मोहम्मद की मंगोलों से युद्ध करते हुए मृत्यु और दूसरे पुत्र बुगरा खां की सुल्तान पद से उदासीनता के कारण मृत्यु के पूर्व उसने शहजादा मोहम्मद पुत्र पुत्र जो है आपका कैखुसरो को अपना उत्तराधिकार जो है नियुक्त कर दिया था, उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। बलबन की मृत्यु के बाद उसके विश्वस्तों ने उसके आदेश की अवहेलना करते हुए बुगरा खां के अल्पवयस्क विलासी पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बना दिया। नेक्स्ट है कैखुसरो की हत्या करवा दी गई। कुलीन अमीर और गैर अमीर वर्ग आपस में संघर्ष करने लगे। अंततः पक्षाघात से त्रस्त कैकुबाद को एक सामान्य तुर्क मलिक फिरोज खिलजी, जो कि बाद में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जो है आपका यमुना में फेंकवा दिया और 3 महीने तक उसके पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स का संरक्षण और जून 1290 में उसकी हत्या कर मलिक फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बन गया। इस सत्ता परिवर्तन के साथ मामलुक या गुलाम वंश का अंत हो गया और दिल्ली सल्तनत पर सामान्य कुल के खिलजियों का शासन स्थापित हो गया। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद डायरेक्टली आपका जो है खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश के बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए खिलजी वंश की स्थापना मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण कालखंड में जो है आपका रेखांकित की जाती है। वस्तुतः इस वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1290 ईस्वी में की गई थी। इस वंश के अंतर्गत कुल 5 शासकों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी, फिर आपका सिहाबुद्दीन खिलजी, सिहाबुद्दीन उमर और कुतुबुद्दीन मुबारक और खिलजी व नसरुद्दीन खुसरो शाह ने 30 वर्षों तक जो है आपका शासन किया। इस काल की मुख्य विशेषता ये थी कि इनके दौरान तत्कालीन भारतीय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संरचना में बहुत ही सारा मूलभूत परिवर्तन देखने को हमें मिले। यही कारण है कि खिलजी वंश को एक क्रांति के रूप में जो है देखा जाता है। खिलजी क्रांति का सामान्य अर्थ क्या है? देखिए खिलजी क्रांति का सामान्य अर्थ है जाति व नस्ल आधारित शासन की समाप्ति, क्योंकि अब उच्च समझे जाने वाले इलबरी तुर्कों के स्थान पर निम्न तुर्क खिलजियों की ने जो है आपका सत्ता संभाल लिया था। ये बातें आप लोग को याद रखनी है। अब बात करते हैं इनके कुछ अप्रत्यक्ष अर्थ भी है, जैसे कि है धर्म का राजनीति से अलगाव, दूसरा है प्रतिभा या योग्यता के आधार पर अधिकारियों का चयन, तीसरा है प्रशासन का सामाजिक विस्तार। अब प्रशासन में भारतीय मुसलमान मंगोलों को जो है आपका शामिल कर लिया गया था। ये बातें हैं। मोहम्मद हबीब ने तुर्कों के आगमन को नगरीय क्रांति से जोड़ा था, तो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों से वह ग्रामीण क्रांति की बात करते थे। नेक्स्ट है खिलजी वंश के प्रमुख शासक। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आएगा जो कि सबसे शक्तिशाली था। तो खिलजी वंश का संस्थापक तो आपका फिरोज खिलजी था, जिसने कि भारत में सत्ता स्थापना के बाद जलालुद्दीन की पदवी धारण की थी। खिलजी वंश के संस्थापक तुर्क थे, ऐसा भी कहा जाता है। हालांकि इतिहासकारों में जो है आपका ये मतभेद है कि जो है आपका कौन थे, तुर्क थे या फिर नहीं थे। दोनों ही बातें आप लोग को अभी फिलहाल जो है याद रखनी है। नेक्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के कार्यकाल में एक अच्छे सेनानायक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उसने कई अवसरों पर मंगोल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया और सफलता प्राप्त की। जलालुद्दीन का राजनीतिक उत्कर्ष कैकुबाद के समय में प्रारंभ हुआ। कैकुबाद के समय वह समाना का सूबेदार तथा सर ए जहांदार यानी कि शाही अंगरक्षक के रूप में जो है आपका काम करता था। कैकुबाद ने उसको शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी। 1290 में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलो खरी के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कराया और दिल्ली का जो है सुल्तान बन गया। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। राज्याभिषेक के समय अगर बात करते हैं कि उसका उम्र कितना था, तो उसका उम्र जो आपका 70 वर्ष था, यानी कि जो है बूढ़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं बलबन के रक्त और लौह
का जो नीति था उस नीति को त्याग कर इसने उदार नीति अपनाया था और मध्यकाल का जो है ये पहला शासक बना जिसने की जनता की इच्छा के अनुसार शासन का आधार बनाया। वस्तुतः जलालुद्दीन ने अहस्तक्षेप नीति को जो है आपका अपनाया था, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जलालुद्दीन के समय 1292 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया। इसी के समय एक मंगोल आक्रमण हलाकू के पौत्र उल्गू खां के नेतृत्व में जो आपका आक्रमण हुआ था। जलालुद्दीन के समय लगभग 4000 मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर दिल्ली के निकट मुगलपुर या फिर मंगोलपुरी में आकर के बस गए, जो नवीन मुस्लिम के नाम से जो है आगे चल के प्रसिद्ध हुए। जलालुद्दीन के शासन काल में अलाउद्दीन ने देवगिरी, जहां पर की शासक था रामचंद्र, उसको जो है जीता था। जुलाई 1296 में अली गुरसास्त अलाउद्दीन खिलजी ने मुस्लिम जलालुद्दीन को कड़ा मानिकपुर बुलाकर गले मिलते समय धोखे से जो है चाकू मारकर हत्या कर दी और सत्ता पर अधिकार कर लिया। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अली गुरसास्त, ये उसका दूसरा नाम है। तो वो आपका जो है ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, इनको जो है कड़ा मानिकपुर बुलाया मिलने के लिए और फिर जो है वो गले मिला और फिर जो है चाकू से हत्या कर दिया और फिर जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जगह ले लिया, यानी कि जो है वो सुल्तान बन गया। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के बारे में जो है दो चार बातें याद कर लीजिए कि उपभोक्ताओं को आज्ञा पत्र के आधार पर वस्तुएं मिलती थी दिल्ली सल्तनत के काल में, और जो है आपका साहना ए मंडी बाजार का दरोगा हुआ करता था आपका जो है दिल्ली सल्तनत काल में, यानी कि सल्तनत काल में। अब हम बात करते हैं आगे शासकीय भंडारण व्यवस्था के बारे में। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है। अलाउद्दीन की सबसे अच्छी बात ये है कि वो जो है अच्छी तरीके से जो है आपका बाजार नियंत्रण को जो है समझता था। वो मूल्य नियंत्रण से ही वस्तुएं कम कीमत में नहीं बिक सकती है, बल्कि उसका भंडारण भी जरूरी है, इस बात को जो है अच्छे तरीके से समझता था। इसलिए उसने जो है अनाज के भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदाम बनवाए। अनाजों के गोदामों का जो है अनाज केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही निकाला जाता था, बाकी वो सिर्फ और सिर्फ स्टोर करने के ही काम में आते थे। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि अलाउद्दीन ने राशन व्यवस्था भी लागू की थी। अकाल के समय प्रत्येक घर को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। तो ये बातें हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं बाजार के बारे में। देखिए, बाजार नियंत्रण को सफल बनाने के लिए अलाउद्दीन ने योग्य, ईमानदार और अनुभवी लोगों को नियुक्त किया। बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी सदर ए रियासत कहलाता था, जिसकी नियुक्ति सुल्तान यानी कि अलाउद्दीन करता था। सदर ए रियासत के अधीन 3 अधिकारी होते थे, साहना यानी कि निरीक्षक, दूसरा है बुरीद यानी कि गुप्तचर अधिकारी, और तीसरा है मुनिया यानी कि गुप्तचर। तो ये 3 अधिकारी जो आपके सदर ए रियासत के अंदर में काम करते थे। अब बात करते हैं आगे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के व्यक्तित्व के मूल्यांकन के बारे में। देखिए, अलाउद्दीन के चरित्र और कार्यों के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार उसके शासनकाल को गौरवपूर्ण मानते हैं, तो उसे सफल शासक की कोटि में रखते हैं, तो फिर कुछ इतिहासकार उसे बर्बर, अत्याचारी और अन्यायी शासक भी मानते हैं। अब आप दोनों को पढ़ेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे कि आप किसको जो है मानेंगे। एल्फिंस्टर के अनुसार उसका शासन गौरवपूर्ण था, अनेक मूर्खतापूर्ण एवं क्रूर नियमों के बावजूद भी वह सफल शासक था। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग उचित रूप से किया, तो इसलिए उसको जो हम लोग मानते हैं कि वो जो है एक गौरवपूर्ण शासक था। और बहुत से उन्होंने जो है क्रूरतापूर्वक भी काम किया, जिसको से उसका हम लोग निंदा भी करते हैं। जैसे कि आपने जो है वो पद्मावत किताब का जो कहानी है उसको भी आपने पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं हम लोग आगे खिलजी वंश के पतन के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी के बाद क्रमशः मतलब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो आपका क्रमशः
दिन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और नसरुद्दीन खुसरो शाह जैसे अयोग्य शासक सत्ता पर बैठे, लेकिन वो ज्यादा समय तक चले नहीं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 मात्र आपका 4 सालों तक जो है आपका वो शासन किया। वो ऐसा आपका जो है सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। इसके बारे में ये एक पॉइंट याद रखना है। और दूसरी क्या, तो दूसरी ये कि 1317 में देवगिरी की पुनर्विजय उसकी जो है एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद दिनों में इसके बाद के दिनों में जो है विलासी प्रवृत्ति का हो गया। दरबार में भी स्त्रियों की पोशाकें धारण करने लगा। गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और इस तरीके से जो आपका तुगलक वंश की नींव डाली गई। तो मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर खुसरो शाह शासक बना। वो अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहता था। तो ये इसके बारे में जो है प्रचलित है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुगलक वंश के बारे में, जो कि आपका 1320 से लेकर के आपका 1414 तक चलता है। तुगलक वंश के बारे में अगर बात करते हैं, ये आपका जो है सबसे लंबे समय तक जो है दिल्ली सल्तनत का जो है वंश है, याद रखेंगे। ठीक है, तो 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक जो है आपका नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके दिल्ली सल्तनत में एक नए तुगलक वंश की स्थापना की। मतलब नए वंश की जो है स्थापना की। इस वंश ने 1414 तक जो है आपका दिल्ली पर जो है सत्ता कायम रखा। इस अध्याय के अंतर्गत तुगलक वंश की स्थापना, उसके प्रमुख सुल्तान, उनके काम और अंततः 94 वर्षों के लंबे समय अंतराल के बाद तुगलक वंश के पतन के कारणों का अध्ययन करेंगे। ध्यातव्य है कि दिल्ली सल्तनत इस काल में जो आपका चरम विस्तार और विघटन दोनों में ही था। तो बात करते हैं प्रमुख शासकों का। पहला शासक था आपका गयासुद्दीन तुगलक शाह, जो कि 1320 से 1325 5 सालों तक आपका जो है शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का जो है संस्थापक था। ये कुराना तुर्क के वंश के नाम से भी प्रसिद्ध था, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का पिता कराना जो आपका तुर्क था। गयासुद्दीन का उत्कर्ष की बात करते हैं तो गाजी मलिक का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसकी माता पंजाब की एक जाट महिला थी और पिता बलबन का तुर्की दास था। गाजी मलिक अपनी योग्यता और कठिन परिश्रम के कारण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होने वाले सैन्य अभियानों का अध्यक्ष तथा दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। मंगोलों को पराजित करने के बाद के कारण जो है आपका गयासुद्दीन तुगलक मलिक उल गाजी के नाम से जो है फेमस हो गया। 3 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा। दिल्ली का वो पहला सुल्तान था जिसने कि गाजी यानी कि काफिरों का घातक उपाधि को जो है धारण किया था। अब बात करते हैं हम लोग की जो गयासुद्दीन तुगलक था उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। तो देखिए, शासन के शुरुआत के समय में गयासुद्दीन तुगलक के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। प्रांतों में विद्रोह हो रहे थे। बंगाल और सिंध पर नाम मात्र का शासन रह गया था, इसका कंट्रोल रह गया था, नियंत्रण रह गया था। गुजरात के क्षेत्रों में भी विद्रोह जारी था। राजपूत शासक अपनी शक्ति का विस्तार करने में लगे हुए थे। दक्षिण के राज्यों में अशांति और उपद्रव का वातावरण था। पूर्व खिलजी शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह द्वारा अमीर और उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए राज्य कोष खाली कर दिया गया था, जिससे कि राज्य में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो ये सब उसके सामने जो है चुनौतियां थी। अब हम बात करेंगे सैयद और लोधी वंश के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं भूमिका के बारे में। सैयद कब से कब तक चला है, तो ये जो आपका 1300 नहीं, ये तो आपका 1320 से 1440 तक, 14 से 14 तक तो आपका जो है वो चला था ना। तो चलिए हम बात करते हैं 1414 में आपका खिजर खान ने जो है दौलत खां को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया और एक नए वंश की नींव डाली, जिसको कि हम लोग सैयद वंश कहते हैं। और ये जो आपका 1414 से लेकर के आपका 51 तक चला हुआ है। तो इसको हम लोग सैयद वंश के नाम से जानते हैं। इस काल में न तो खिलजी काल की तरह साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई और न ही तुगलक काल की तरह व्यापक प्रशासनिक सुधार हुआ। सैयद वंश के पश्चात लोधी वंश की स्थापना हुई और इस लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। इस अध्याय के अंतर्गत हम दो वंशों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सैयद वंश के बारे में। तो देखिए, सैयद वंश का संस्थापक खिजर खान था, ये तो आप पहले ही जान चुके हैं। सैयदों के 37 वर्ष के शासन काल में कुल 4 शासक हुए।
खिज्र खान जो कि आपका 1414 से लेकर के 1421 तक जो आपका शासन किया है। खिज्र खान केवल सैयद वंश का संस्थापक ही नहीं बल्कि सैयद वंश का सबसे प्रतापी शासक भी था। तारीख ए मुबारक शाही में खिज्र खान को सैयद बताया गया है। सैयद से आशक है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशज। हालांकि इतिहासकारों के बीच इसको लेकर के आपका मतभेद है। खिज्र खान मुल्तान के गवर्नर मलिक सुलेमान का पुत्र था। मलिक सुलेमान की मृत्यु के बाद खिज्र खान को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने खिज्र खान को मुल्तान की जागीर दे दी थी, परंतु फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई, तो फिर मल्लुक इकबाल के संग भाई सारंग खान ने खिज्र खान को घेर लिया और बंदी बना लिया। खिज्र खान जल्दी ही उसके चंगुल से निकल गया और 1398 में तैमूर के भारत आक्रमण के समय खिज्र खान ने ही जो है सहायता की थी। परिणामतः तैमूर ने भारत वापसी पर उससे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तत्पश्चात वो 1414 में दिल्ली का जो है राजगद्दी हथिया लिया। 1414 की स्थिति की बात करते हैं तो खिज्र खान 1414 में सुल्तान जो है आपका बना और उस समय राजधानी में सत्ता के लिए कई शक्तियां संघर्ष कर रही थी। दोआब, इटावा, कटेहर, कन्नौज और बदायूं के सरदार केंद्रीय सरकार की शक्ति को चुनौती दे रहे थे। जौनपुर, मालवा और गुजरात दिल्ली के आधिपत्य से मुक्त हो चुके थे और वे आपस में लड़ रहे थे। तो ये कुछ आपका स्थिति था 1414 का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका खिज्र खान का शासन। शासक बनने के बाद खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की बल्कि खुद को रैयत ए आला यानी कि तैमूर का मातहत बताया। खिज्र खान ने सिक्कों पर तुगलक के सुल्तानों के नाम रहने दिए। नए सिक्कों पर उसने तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख मिर्जा का नाम अंकित करवाया। खिज्र खान का शासनकाल क्षेत्रीय राजवंशों के उदय और चुनौतियों में ही बीत गया। इतिहासकार फरिश्ता ने उसे न्यायप्रिय और उदार शासक बताया। 7 वर्ष शासन करने के पश्चात मई 1421 में उसकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं हम लोग मुबारक शाह के बारे में। तो देखिए मुबारक शाह आपका जो है 1421 से लेकर के 1434 तक शासन किया है। खिज्र खान के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह सुल्तान की उपाधि धारण कर शासन बना। मुबारक शाह एक योग्य सेनाध्यक्ष और उसने जो है अनेक विद्रोहों का दामन भी किया था। मुबारक शाह ने खुतबा पढ़वाया, अपने नाम के सिक्के चलवाए, साथ ही खुतबे से जो है तैमूर के वंशजों और सिक्कों से तुगलक वंश के शासकों का नाम हटवा दिया। उसने सिक्कों का अपना नाम मुइज उद दिन मुबारक शाह खुलवाया। यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने ही की थी। मुबारक शाह ने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। फरवरी 1434 में मुबारक शाह की हत्या कर दी गई थी, इसलिए उसका जो मृत्यु हो गया। अब बात करेंगे हम आगे मुहम्मद शाह के बारे में, जो कि 1434 से लेकर के 1445 तक जो है आपका शासन किया है। मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए सरवर उल मुल्क के नेतृत्व में अमीरों और सरदारों ने मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया, जो उसके भाई फरीद खान का पुत्र था। मुबारक शाह की हत्या में प्रमुख भूमिका निभाने वाले सरवर उल मुल्क को दंड के बजाय सुल्तान ने उसे वजीर का पद दिया। मोहम्मद शाह के काल में वास्तविक शक्ति सरवर उल मुल्क के पास ही थी। सरवर उल मुल्क द्वारा अपने विरोधियों को नष्ट करने के प्रयास के कारण अमीर वर्ग उसके विरोध हो गया। फलतः सल्तनत की अराजकता का वातावरण फैलने लगा था। सुल्तान ने सरवर उल मुल्क की बढ़ती महत्वाकांक्षा को देखते हुए अमीरों की सहायता से उसकी हत्या करवा दी, लेकिन अभी भी दिल्ली में विद्रोही शक्तियां अराजकता पैदा कर रही थी। दिल्ली सल्तनत पर जो है मालवा के शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण किया, किंतु उचित समय पर सरहिंद के अफगान राज्यपाल बहलोल लोदी की सैन्य सहायता के कारण दिल्ली सल्तनत महमूद खिलजी के आक्रमण से बच गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुल्तान महमूद शाह मतलब मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी का सम्मान किया और उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा। उसे खान ए खाना की उपाधि से भूषित किया। 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई।
और मोहम्मद शाह एक असफल शासक जो है सिद्ध हुआ और उसके पश्चात सैयद वंश का पतन हो गया। तो इसके बाद आपका जो है लोधी वंश आ जाता है, यानी कि बहलोल लोधी जो है आपका, वो लोधी वंश का संस्थापना करता है। और फिर क्या होता है कि अपना जो आपका जो है बहलोल लोधी के बाद जो अंतिम शासक होता है वो लोधी वंश का, उसके साथ में जो है पानीपत की लड़ाई होता है और इसके बाद जो आपका आ जाएगा मुगल वंश। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ और वंशों के जो है शासन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसके पहले हम लोग बात करते हैं सल्तनत कालीन परिदृश्य के बारे में, यानी कि लैंडस्केप ऑफ सल्तनत पीरियड। देखिए सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं खलीफा से संबंध के बारे में। सल्तनत काल में प्रशासनिक प्रणाली के तहत सबसे महत्वपूर्ण संबंध सुल्तान और खलीफा के थे। वास्तव में हल्लाकू ने अंतिम अब्बासी खलीफा का 1258 ईस्वी में ही जो आपका वध कर दिया था, किंतु सिद्धांतिक रूप से इस्लाम मान्यता को जीवंत बनाए रखने के लिए सुल्तान मतलब सल्तनत शासकों ने उनसे संबंध बनाए रखे और अपने सिक्कों पर खलीफा के प्रतिनिधि नसीर ए अमीर उल मोमिनीन का अंकन करवाया। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की, किंतु उसी समय खलीफा ने बंगाल के विद्रोही गयासुद्दीन ऐबाज को मान्यता भी दे दी। इल्तुतमिश ने उस पर आक्रमण करने से कोई संकोच नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने शासकों की परंपरागत उपाधि के साथ ही अपने आप को खलीफा का दाया हाथ अर्थात यामनी उल खिलाफत कहा। यहाँ उल्लेखनीय है कि अलाउद्दीन खिलजी ने खिलत प्राप्त करने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन सिद्धांतिक रूप से इस परंपरा को जीवित जरूर रखा। तो चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा कहकर सिद्धांत व व्यवहार दोनों में ही इस परंपरा का उल्लंघन कर दिया। प्रारंभ में मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा की स्वीकृति को महत्वपूर्ण नहीं माना, किंतु बाद में न केवल उसने खिलत प्राप्त की वरन सिक्कों पर से अपने नाम हटवाकर खलीफा का नाम लिखवाया। फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार खिलत प्राप्त की, अपने आप को खलीफा का नायब जो है आपका। अब चलिए हम लोग बात करते हैं उलेमा से संबंध के बारे में। तो प्रशासनिक व्यवस्था में शरीयत का पालन हो सके इसलिए मुस्लिम साम्राज्य में उलेमाओं की उपस्थिति सैद्धांतिक तौर पर उपस्थित रही, किंतु सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों ने उनके हस्तक्षेप पर अंकुश लगा दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं अब इक्ता व्यवस्था के बारे में। तो इसमें 2 बातें याद रखिएगा कि इक्ता का शाब्दिक अर्थ है हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास। इक्ता की सबसे पहला जो परिभाषा था वो आपका निजामुल उल तुसी द्वारा रचित सियासत नाम में दी गई है। अब इसके बाद हम लोग जो है सूफी एवं भक्ति आंदोलनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। देखिए संतों तथा सूफियों के प्रयासों से जो भक्ति एवं आंदोलन आरंभ हुए उससे मध्ययुगीन भारत के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में एक नई शक्ति एवं गतिशीलता का संचार हुआ। भक्ति आंदोलन के परिणामों के मुख्य रूप से भक्ति के प्रति आस्था का विकास, लोक भाषाओं में साहित्य की रचना का आरंभ हुआ, इस्लाम के साथ सहयोग के परिणाम स्वरूप सहिष्णुता का भावना का विकास हुआ, जिसकी वजह से जाति व्यवस्था के बंधनों में शिथिलता आई और विचार और कर्म दोनों स्तरों पर समाज का उन्नयन हुआ। जहां तक सूफीवाद का संबंध है, उसने उन तत्वों को अपनी ओर से आकृष्ट किया जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के वाहक के रूप में उभर कर सामने आए। तुर्की अधिपत्य के काल में जब देश का जनजीवन घुटन महसूस कर रहा था, तब सूफी खानकाह ने सामाजिक संदेश फैलाने और सुधारवादी राजनीति का उन्माद पैदा करने का काम किया। अब हम बात करते हैं सूफी आंदोलनों का। देखिए सूफी मत इस्लाम धर्म में उदार, रहस्यवादी
और संश्लेषणात्मक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली विचारधारा है। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। विभिन्न विद्वानों ने सूफी शब्द की व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या भिन्न भिन्न दृष्टियों से की है। सबसे प्रसिद्ध जो मत है उसके अनुसार सूफी शब्द सूफ से विकसित हुई है, जिसका अर्थ होता है ऊन या ऊनी कपड़ा। सूफी साधक आरंभिक समय में भेड़ और या बकरी की ऊन से बने कपड़े धारण किया करते थे, संभवतः इसलिए उन्हें सूफी कर दिया गया। दूसरे मत के अनुसार सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्र या फिर शुद्धि की व्यवस्था। इस व्याख्या के अनुसार आचरण की पवित्रता और शुद्धता के कारण ही इन संतों को जो है सूफी कहा गया है। नेक्स्ट, कुछ विद्वानों ने सफा शब्द की एक और व्याख्या की है। सफा शब्द की जो है एक और व्याख्या के अनुसार मोहम्मद पैगंबर द्वारा मदीना के मस्जिद के बाहर सफा अर्थात मक्का की एक पहाड़ी पर जिन लोगों ने शरण ली थी वही आगे चल करके जो आपका सूफी कहलाए। नेक्स्ट है कि वस्तुतः इस विवाद का कोई कोई भी आपका जो है सर्वमान्य निर्णय करना बहुत ही कठिन है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है, ऊन से हुई है, क्योंकि प्रथम दृष्टिया बाह्य विशेषताएं की अगर बात करते हैं तो समाज को नजर आ जाती है। आगे चल करके बाकी व्याख्याएं क्रमशः विकसित होती गई होंगी। कुछ भी हो, आजकल इसका अर्थ तस्वुक को मानने वाले साधक यानी कि इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी के सिद्धांत को मानते हुए सभी धर्मों से प्रेम करना से ही लिया जाता है। अब हम बात करते हैं भारत में प्रमुख सूफी सिलसिले का। तो इसमें जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका चिश्ती सिलसिला। भारत में चिश्ती संप्रदाय सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुआ। भारत में चिश्ती परंपरा के प्रमुख संत शेख उम्मान के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। उन्होंने चिश्तिया परंपरा की नींव रखी थी भारत में। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपना जो है खानकाह बनवाया। उनकी दरगाह अजमेर में ही स्थित है, ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। बाबा फरीद गंज ए शक्कर के कारण चिश्ती सिलसिले के प्रभाव भारत में जो है अत्यधिक फैल पाए। इनकी प्रसिद्धि के प्रभाव से गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो है इनके कथनों को संकलित कराया है। बाबा फरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे और ख्वाजा बख्तियार मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। तो याद रखिए कि मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे ख्वाजा बख्तियार और ख्वाजा बख्तियार काकी के जो है शिष्य थे आपके बाबा फरीद। चिश्ती संतों में सबसे लोकप्रिय संत निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि बाबा फरीद के जो शिष्य थे वो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। तो सबसे पहले याद करना है क्या? मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने कि आपका चिश्ती सिलसिला को भारत में लाया या फिर कह सकते हैं कि नींव डाला। उनके शिष्य थे आपके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और उनके शिष्य थे बाबा फरीद, और बाबा फरीद के जो शिष्य थे वो थे आपके निजामुद्दीन औलिया, जिनका की आपका अगर जगह की बात कीजिए तो आपका जो है उनका जो दरगाह है वो आपका दिल्ली में स्थित है। आप कभी घूमने जाएं तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, ऐसा माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, किंतु वे किसी भी सुल्तान के दरबार में उपस्थित नहीं हुए। निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख और जो प्रिय शिष्य थे वो थे आपके अमीर खुसरो। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ करने का श्रेय निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख बुरहानुद्दीन गरीब को जाता है। इन्होंने दौलताबाद को अपने प्रचार प्रसार का जो है केंद्र बनाया, जो कि महाराष्ट्र में पड़ जाएगा। मुगल शासक अकबर फतेहपुर सीकरी के चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर भाव रखता था तथा अपने पुत्र जहांगीर को उनका आशीर्वाद ही समझता था। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का जो है निर्माण कराया। चिश्ती सिलसिले की अगर विशेषता की बात करते हैं तो पहला याद रखिएगा कि चिश्ती सिलसिले के संत प्रवृत्ति से अत्यंत उदार थे और उन्होंने उच्च नीच जाति धर्म जन्म के आधार पर भेदभाव को त्याग करके मानव सेवा और प्रेम को जो है प्रमुखता दी। दूसरी बात है कि चिश्ती सिलसिले से
संबंधित संत सुल्तान या अमीरों से जो है आपका कोई नहीं था। अब हम बात करेंगे मुगल काल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना से। देखिए, तैमूर ने मध्य एशिया के क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण 14वीं सदी में किया था, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य विघटित हो गया। उसमें अनेक छोटी छोटी शक्तियों का उदय हुआ। तैमूर वंशजों में बाबर भी एक ही था जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। बाबर का पैतृक राज्य फरगाना था। मध्य एशिया के उज्बेक शासकों ने लंबे संघर्ष के बाद बाबर को फरगाना से निकाल दिया। बाबर ने 1504 में काबुल राज्य को जीत लिया और कुछ समय बाद कंधार और फिर समरकंद की विजय में भी वो सफल हुआ। और हालांकि उसने दोनों ही विजय क्षणिक सिद्ध हुए। तत्पश्चात बाबर ने दक्षिण पूर्व की ओर यानी कि भारत की ओर जो अपना ध्यान आकर्षित किया। तो बात करते हैं अब बाबर के शासनकाल के बारे में, जो कि 1526 से 30 तक 4 साल का है। भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर था। बाबर का वास्तविक नाम जो है आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाग। अतः जहीरुद्दीन मोहम्मद को अपने पराक्रम और निर्भीकता के कारण ही उसको जो है बाबर कहा गया। बाद में यही नाम जो है प्रचलित हो गया। बाबर के पिता तैमूर वंश वंशज थे, मतलब तैमूर के वंशज थे, और माता जो थी वो मंगोल वंशज थी। इस प्रकार से उसमें तुर्कों और मंगोलों दोनों का जो है खून था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था, जो कि अब उज्बेकिस्तान में है। बाबर ने जिस नवीन वंश की स्थापना डाली वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, जिसका कि नाम चंगेज खा के द्वितीय पुत्र पर पड़ा, परंतु आमतौर पर उसे मुगल वंश पुकारा जाता है। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की छोटी सी आयु में 1494 में जाकर फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा, यानी कि क्षणिक था। 1504 में काबुल विजय के उपरांत बाबर का काबुल और गजनी पर अधिकार हो गया। 1507 में बाबर ने पादशाह यानी कि बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि धारण करने से पूर्व बाबर मिर्जा की उपाधि धारण करता था। तो अब हम बात करेंगे बाबर के भारत पर आक्रमण का कारण क्या था। तो बाबर का भारत पर आक्रमण मध्य एशिया के शक्तिशाली उज्बेकों से बार बार पराजय, शक्तिशाली सफवी और उस्मानी वंश के भय का प्रतिफल था। बाबर की भारत विजय की महाआकांक्षा एक ये भी था कि जो है मतलब कि भारत पर जो है उसके विजय के आकांक्षा का जो कारण था, उसमें से एक कारण था काबुल से बहुत ही मामूलू आमदनी होती थी, जिससे कि सेना की जरूरतें पूरी नहीं होती थी। इसलिए धन की लालसा के कारण भी जो है वो भारत की तरफ में रुख किया। नेक्स्ट है कि बाबर के भारत पर आक्रमण का एक अन्य कारण भारत में अवसर की उपलब्धता भी थी। भारत में काफी अवसर था। बाबर के आक्रमण से पूर्व भारत जो था वो परस्पर प्रतिद्वंदिता रखने वाले राज्यों में जो आपका बंटा हुआ था। देश में कोई सार्वभौमिक सत्ता नहीं थी। प्रभुत्व के लिए लगातार संघर्ष चल रहे थे। भारत किसी शत्रु का, जो कि अपने लिए साम्राज्य बनाने का साहस और महत्वाकांक्षा रखता हो, संगठित रूप से सामना करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। तो ये मेन कारण थे। अब बात करते हैं भारत पर सॉरी बाबर का जो है भारत पर आक्रमण के बारे में। तो बाबर भारत के विरुद्ध मतलब सॉरी बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया पहला अभियान 1518 से 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भीरा को अपने अधिकार में किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि इस किले यानी कि बाजौर को जीतने के बाद बारूद और तोपों का प्रयोग किया था। 1519 में बाबर ने खैबर दर्रे यानी कि पेशावर को पार किया, किंतु बाबर जल्द ही पेशावर से वापस लौट गया। 1520 में बाबर ने बाजौर और भेरा या फिर भीरा को पुनः जीता, साथ ही सियालकोट और सैयदपुर को अपने अधिकार में कर लिया।
1524 में बाबर के पेशावर अभियान के समय बाबर को इब्राहिम लोदी व दौलत खां के मध्य मतभेद की खबर मिली, जिसके कारण दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भारत आक्रमण करने के लिए संदेश भिजवाया। संभवतः इसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। फिर इसके बाद जो है आपका उस समय दिल्ली का शासक जो था वो आपका इब्राहिम लोदी था। तो उस इब्राहिम लोदी को जो है कुछ लोग पसंद नहीं करते थे, जिन्होंने की जो है आपका बाबर को, जैसे राणा सांगा हो गए, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है बाबर को जो है निमंत्रण भेजा था कि आप आइए और इब्राहिम लोदी के साथ में जो है आपका वो लड़ाई कीजिए, मतलब कि संघर्ष कीजिए और फिर उसको हराइए। ये नहीं चाह रहे थे बिल्कुल जो है इब्राहिम लोदी शासक रहे हैं, उनका अपना स्वार्थ था। खैर डिटेल्स में नहीं जाते हैं। तो पानीपत का जो है पहला युद्ध होता है अप्रैल 1526 में, और इस युद्ध में जो आपका इब्राहिम लोदी हार जाता है और फिर फाइनली जो है यहाँ पे बाबर मुगल वंश का जो है स्थापना करता है दिल्ली में, यानी कि भारत में। फिर बात करेंगे हम लोग अब मुगल शासन के बारे में। तो मुगल शासन के बारे में आप इतना ही याद रखिएगा कि देखिए 26 में आपका पानीपत का लड़ाई होता है और फिर उसमें जो है बाबर शासक बन जाता है दिल्ली में। उसके बाद से मात्र 4 साल तक वो जो है शासन करता है, उसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जो उसका जो बेटा रहता है हुमायूं, वो आपका शासक बनता है। वो शासक बनता है। उसके बाद से क्या होता है कि 1539 और 40 के बीच में जो आपका लड़ाई हुआ था दो उसमें शेर शाह नाम के एक व्यक्ति के द्वारा जो है आपका उसका जो है कह सकते हैं कि वो हार जाता है, मतलब कि कन्नौज का और जो आपका चौसा का युद्ध होता है उसमें शेर शाह हरा देता है, ठीक है। तो इसके बाद से जो है आपका शेर शाह सूरी जो है वो आपका शासन करता है 1540 से लेकर के आपका 1545 तक, और उसके जो भी उत्तराधिकारी होते हैं वो शासन करते हैं। फाइनली जो आपका 1555 में अफगान सेना और मुगल सेना के बीच में सरहिंद का एक युद्ध होता है। अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर शाह सूर, जो कि आपका जो है शेर शाह सूरी वंश का जो है आपका शेर शाह सूरी का जो है पौत्र था। तो उसके साथ में जो आपका मुगल सेना का बैरम खां लड़ाई करता है और इस युद्ध में जो आपका अफगानों की पराजय होती है और फिर से जो है हुमायूं अब पुनः दिल्ली के तख्त पर जो है आपका काबिज होता है या सौभाग्य प्राप्त करता है। अब बात करते हैं हुमायूं की मृत्यु जो है कैसे होता है। तो ये बहुत ही एक नाटकीय घटना के थ्रू होता है। तो हुमायूं के दूसरी बार बादशाह बनने के मात्र 1 साल बाद ही जनवरी 1526 में दीन पनाह नाम के एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण जो आपका उसका मृत्यु हो जाता है। हुमायूं की कब्र ईरानी संस्कृति से प्रभावित है, जिसका कि वास्तुकार मिर्जा ग्यास बेग था। उसकी पत्नी हमादा बाना हमीदा बानो बेगम का हुमायूं को अमूल्य भेंट थी। यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। अब बात करते हैं हुमायूं का मूल्यांकन। राज्याभिषेक से लेकर हुमायूं अपनी मृत्यु के समय तक जो है संघर्षों में ही अपना जीवन व्यतीत करता रहा। यही कारण है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद इतिहासकार लेन पुल ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं ज्योतिष में अत्यधिक विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन रंग के मतलब 7 रंग के जो है कपड़े पहनने के नियम बनाए। वह मुख्यतः रविवार को पीला और शनिवार को जो है काला और सोमवार को जो है आपका सफेद कपड़े पहनता था। अब बात करते हैं इसके पहले जो एक शेर शाह सूरी आ गया था, शासन किया था दिल्ली में 1540 से लेकर 1545 तक, उसके बारे में देखिए। इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में याद रखें कि शेर शाह सूरी या शेर खान भारत के सूर वंश का जो है संस्थापक था। और शेर खान का जन्म जो आपका 1472 ईस्वी में इतिहासकार कानूनगो के अनुसार 1486 में आपका जो है नारनौल परगने में हसन खान सुर की अफगान पत्नी के गर्भ से हुआ था। शेर शाह सूरी बचपन का शेर शाह सूरी का जो बचपन का नाम था वो था आपका फरीद खान। उसके पिता को मतलब कि सहसराम और ख्वासपुर की जागीरें प्राप्त थी। शेर शाह के प्रशासनिक कौशल से प्रभावित होकर के उसके पिता ने अपनी जागीर प्रबंधन का कार्य उसे सौंप दिया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वह उसे छोड़कर दौलत खान की सेवा में आगरा चला गया।
तो 1522 में वह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नियुक्त हुआ। यहीं पर शेर शाह द्वारा एक शेर को मार डालने के कारण बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दे दी। अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर दिया, यानी कि बॉडीगार्ड नियुक्त कर दिया। 1528 में चंदेरी के युद्ध में वह बाबर की सेना के साथ में शामिल हुआ, मुगलों के साथ लड़ा। 1529 में घाघरा के युद्ध में मोहम्मद लोधी के साथ हो गया, किंतु लड़ने के बजाय बाबर को निष्क्रिय रहने का जो संदेश भिजवाया गया, इसी समय बाबर ने हुमायूं को इससे सतर्क रहने की सलाह दी। 1539 में चौसा के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं का शेर शाह सूरी के साथ में आमना सामना हुआ, जिसमें कि शेर शाह सूरी जीता और उसने शाही उपाधि शेर शाह सुल्तान ए आदिल धारण की। हुमायूं द्वारा अपने खोए गए क्षेत्रों की पुनः प्राप्ति के क्रम में दोनों का जो है टकराव चलता रहा। 1540 में बिलग्राम यानी कन्नौज के युद्ध में दोनों का आमना सामना फिर से हुआ और इस युद्ध में हुमायूं को पुनः हार का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही शेर शाह मुगल साम्राज्य के ऊपर जो है अधिकार जमा लिया। नेक्स्ट बात करते हैं। अब शेर शाह अपने शासन का विस्तार जारी रखता है और कुछ ही समय में अपने राज्य का विस्तार पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में सिंध तक कर लेता है। बात करते हैं इसके राज्याभिषेक का, तो बिलग्राम में जो युद्ध होता है उसमें जीत हासिल करने के बाद 1540 में शेर शाह दिल्ली और आगरा पर जो अधिकार कर लेता है और 68 वर्ष की आयु में 1540 में वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इस प्रकार उसने 1540 में उत्तर भारत में सूरवंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। शेर शाह सूरी के हम जानते हैं राजनीतिक अभियान के बारे में। देखिए, गफ्फरों से युद्ध। 1541 में शेर शाह गफ्फर जाति के लोगों से युद्ध करता है, जिसमें कि शेर शाह की शक्ति को खत्म तो नहीं कर सका, शेर शाह उनकी शक्ति को जो खत्म नहीं कर सका, लेकिन रोकथाम के लिए उसने पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया। गफ्फर लोग अपनी वीरता और साहस के लिए सबका फेमस थे और लूटपाट करते थे। मालवा के अभियान के बारे में बात करें तो शेर शाह ने 1542 में मालवा पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार भी कर लिया, क्योंकि उस समय मालवा कमजोर और बिखरा हुआ था। नेक्स्ट है आपका रायसीन का अभियान। तो 1543 में जो है शेर शाह ने रायसीन पर आक्रमण किया। ऐसा माना जाता है कि शेर शाह ने इस अभियान में धोखे से राजपूत शासक पुरनमल को मार डाला। पुरनमल की मृत्यु के पश्चात राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। रायसीन की यह घटना शेर शाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। मारवाड़ का अभियान की अगर बात करें तो 1544 में शेर शाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। मालदेव जो 1532 में राजगद्दी पर बैठा था, सारे पश्चिम और उत्तर राजस्थान को जो है अपने कब्जे में कर लिया था। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जहांगीर के बारे में। तो देखिए, इनकी सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक के बारे में बात करते हैं। तो जहांगीर का जन्म अगस्त 1569 ईस्वी में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर की पत्नी मरियम उजमानी से हुआ था, इसलिए इसका नाम जो है आपका सलीम रखा गया। अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के पश्चात सलीम नूरदीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से मुगल साम्राज्य का शासक बना। जहांगीर का राज्यारोहण विवादास्पद ढंग से हुआ था। अकबर के दरबार में कुछ सामंत जहांगीर की जगह उसके बड़े राजकुमार खुसरो को सम्राट बनाने के पक्ष में थे। उसमें राजा मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका प्रमुख थे। मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका के दल की संख्या कम होने के कारण शहजादा सलीम उत्तराधिकारी चुन लिया गया। अपनी मृत्यु के पूर्व स्वयं अकबर ने सलीम के सिर पर शाही ताज रखकर उसको राज्य का उत्तराधिकारी माना। नेक्स्ट, जहांगीर के प्रारंभिक काम के बारे में बात करते हैं। तो जहांगीर ने सबसे पहले अपनी नीति की घोषणा प्रसिद्ध नियमों यानी कि दस्तूर उल अम्ल में की। ये नियम निम्नलिखित थे।
करों का निषेध, दूसरा था आम रास्ते पर डकैती और चोरी के संबंध में नियम, तीसरा था मृत व्यक्तियों की संपत्ति उसके उत्तराधिकारी के अभाव में सार्वजनिक निर्माण कार्य यथा भवनों, कुओं, तालाबों आदि के निर्माण पर खर्च किया जाए, मदिरा, सभी प्रकार के मादक द्रव्यों की बिक्री का निषेध, अपराधियों के घरों की कुर्की तथा उनके नाक कान काटे जाने का निषेध। नेक्स्ट है आपका संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार करने का निषेध। नेक्स्ट है आपका अस्पतालों का निर्माण, रोगियों की देखभाल के लिए वैद्यों की नियुक्ति। नेक्स्ट है सप्ताह में 2 गुरुवार जहांगीर के राज्याभिषेक का जो दिन था वो एवं रविवार अकबर का जो जन्मदिन था वो को पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध। सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद और कुओं का निर्माण, मनसबों और जागीरों का सामान्य प्रमाणीकरण, आइमा यानी कि मदद ए मास भूमि प्रमाणीकरण, दुर्ग तथा प्रत्येक प्रकार के बंदी ग्रहों के सभी बंदियों को क्षमादान। तो ये कुछ नियम थे जो कि आपका जो है जहांगीर जैसे ही शासक बना यानी कि जो है आपका राज्याभिषेक हुआ तुरंत जो है इन सभी पॉलिसियों को जो उसने लागू किया। नेक्स्ट है कि जहांगीर ने आगरा के किले की शाह बुर्ज के मध्य एक न्याय की जंजीर लगवाई ताकि दुखी जनता अपनी शिकायतों को सम्राट के सम्मुख रख सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इस प्रकार जहांगीर ने अपनी आरंभिक समस्याओं राज्याभिषेक के समय में जो समस्याएं थी उनको हल करते हुए शुरुआती कार्यकाल में ही प्रशासनिक सुधार किए जिससे प्रजा उसके प्रति स्नेह बना रखे। जहांगीर को एक समृद्ध और विशाल साम्राज्य अपने पिता से जो है मिला हुआ था तो इसने जो है राज किया है बस। शहजादा अमीर खुसरो का विद्रोह, तो जहांगीर के गद्दी पर बैठने के पश्चात शहजादा अमीर खुसरो जिसको कि राजा मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका का समर्थन प्राप्त था ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर के राज्याभिषेक के समय खुसरो के विद्रोह को दबाते हुए उसे आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा गया था। कालांतर में वह अपनी चतुराई कारण आगरा किले से भागने में सफल रहा। तत्पश्चात अपने कुछ समर्थकों के साथ खुसरो ने पुनः विद्रोह कर दिया। सिख गुरु अर्जुन देव ने भी समर्थन किया। बादशाह जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादा अमीर को जो है समर्थन देने के कारण मौत के घाट उतार दिया था। तो ये कई बार जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने जो है आपका गुरु अर्जुन देव को जो है हत्या कर दिया था या फिर जो है मरवा दिया था। तो बादशाह जहांगीर जो है आपका वो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जो आपका मौत के घाट उतार दिया था। इसी वजह से सिखों और मुगलों के बीच में अत्यंत कड़वाहट पैदा हो गई। खुर्रम के साथ दक्षिण अभियान के समय खुसरो की हत्या कर दी गई। इसके बाद में इसका शव जो है आपका इलाहाबाद में लाकर दफना दिया गया। अब बात करते हैं नूरजहां की राजनीतिक भूमिका के बारे में। तो नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। इन दोनों का विवाह 1611 ईस्वी में हुआ था। विवाह के बाद नूर महल की उपाधि प्राप्त हुई। बाद में यह उपाधि नूरजहां यानी कि संसार की रोशनी कर दी गई। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिसा था। उसका पिता ग्यास बेग पर्सिया का निवासी था। जहांगीर ने ग्यास बेग को एतमदुद्दौला की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां गुट का प्रभाव था इसमें जिसमें कि उसके नूरजहां पिता एतमदुद्दौला माता अस्मात बेगम तो किसी कारण से जो आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां गुट का प्रभाव था जिसमें कि उसके पिता एतमुद्दौला माता अस्मत बेगम और भाई आसम खान और शहजादा खुर्रम सम्मिलित थे। नूरजहां ने जहांगीर के एक पुत्र शहरयार के साथ अपनी पुत्री लाडली बेगम जिसके जो उसके पहले पति शेर अफगान की पुत्री थी का विवाह किया। शहरयार को अपने गुट में खुर्रम की जगह प्रोत्साहित किया। नूरजहां जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन देती थी। सिक्कों पर बादशाह के साथ उसका भी नाम अंकित होता था। माना जाता है कि शाही आदेशों पर
बादशाह के साथ नूरजहां के भी हस्ताक्षर होते थे। राजनीतिक अभियान की अगर बात करें तो मेवाड़ अभियान जो है प्रसिद्ध है, जो कि 1605 से 1600 जो है 15 तक चला। तो 1605 से 1615 के बीच मेवाड़ में निरंतर सैनिक अभियान कराए गए। ये आपका जो है फेमस है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कुछ रचनाओं के बारे में, जिसमें कि पहला है आपका सफीनत उल औलिया। तो ये जो है आपका सूफी संतों की जीवनी और उनके विचारों का ग्रंथ है। दूसरा है आपका सकीनत उल औलिया, ये आपका मियां मीर और मुल्ला साहब बदाख्शी का जो है जीवन चरित्र है। नेक्स्ट है आपका मज्म उल बहरीन का, इसका जो है अर्थ दो समुद्रों का मिलन, अर्थात हिंदू और मुस्लिम की धार्मिक दार्शनिक विचारों का जो इसमें समन्वय है। नेक्स्ट है आपका सिर सिर ए अकबर, उपनिषदों का फारसी अनुवादी संग्रह है। इसके अतिरिक्त दारा की देखरेख में दो पवित्र हिंदू ग्रंथों योग वरिष्ठ और भगवत गीता का भी जो है अनुवाद कराया गया। इसके बाद हम बात करेंगे अब जहां आरा के बारे में। ठीक है, तो शाहजहां की विदुषी पुत्री थी जहां आरा। ठीक है, इनको जो है तो जहां आरा शाहजहां की एक बहुत ही पढ़ी लिखी जो है मतलब विदुषी पुत्री थी, जो उत्तराधिकार के युद्ध में दारा सिकोह की समर्थन करती थी। औरंगजेब द्वारा इसे भी गिरफ्तार करवाया गया। आजीवन अविवाहित रही। सूफी संत मुल्ला शाह पर साहिबिया नामक पुस्तक लिखी गई। दुर्घटना में आग से जल गई थी। औरंगजेब ने इसे साम्राज्य की प्रथम महिला का ओहदा दिया था। तो ये कुछ बातें हैं जहानारा के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब एक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, 1658 से लेकर 1707 तक ये शासन किया। बात करते हैं इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में और राज्याभिषेक के बारे में। देखिए, औरंगजेब का जन्म 1618 में उज्जैन के निकट दोहद नाम के जो है जगह पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। लेकिन उसके बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास में बीता, यानी कि दादी के पास में बीता। औरंगजेब का विवाह फारस के राजघराने के शाहनवाज की पुत्री दिलरास बानो बेगम यानी कि राबिया बीबी से हुआ था। और औरंगजेब की पुत्री का नाम मेहरुनिसा था। औरंगजेब को सर्वप्रथम युद्ध का अनुभव ओरछा के झुझर सिंह के विरुद्ध हुआ। वह 1636 ईस्वी से 1644 ईस्वी एवं 1652 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक 2 बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त हुआ। इसके अतिरिक्त गुजरात, मुल्तान और सिंध का गवर्नर भी रहा। औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक के अवसर पर औरंगजेब ने अब्दुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मुहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। व्यक्ति अब नोट एक याद रखिएगा कि व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। औरंगजेब को जहानारा, औरंगजेब की जो बहन थी, को साहिबात उज जमानी की उपाधि जो है आपका प्रदान की थी। अब बात करते हैं इसके राजनीतिक अभियानों का। तो महत्वपूर्ण विजयों के बारे में बात करते हैं। पहला है आपका दक्षिण विजय। इसके कारण के बारे में बात करते हैं। तो 1656 से 57 की संधि का उल्लंघन किया जाना, विशेषतः बीजापुर द्वारा 1 करोड़ रुपए का जो 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष न देने का जो है आपका कारण था दक्षिण के विजय का। बीजापुर द्वारा शिवाजी की मदद और गोलकुंडा द्वारा मुगलों के विरुद्ध बीजापुर की मदद। नेक्स्ट है आपका आर्थिक संपन्नता और इन राज्यों की सिया अनुयायी होना जो है आपका एक दूसरा जो है आपका महत्वपूर्ण कारण था। नेक्स्ट, दक्षिण में औरंगजेब के अभियानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है 1660 से 81 तक का, जिसमें कि वह विभिन्न सेनापतियों को भेजता था, और दूसरा है आपका 1681 के बाद उसने स्वयं का नेतृत्व किया। तो ये 2 भागों में बांट सकते हैं। दक्षिण का अभियान के नेतृत्व क्रम जो है आपका सबसे पहले शाइस्ता खान, उसके बाद जय सिंह, फिर आपका मुअज्जम, और उसके बाद से आपका बहादुर खान, इसके बाद शाह आलम, और उसके बाद से खुद औरंगजेब आपका जो है गया। तो बात करते हैं बीजापुर के बारे में। 1656 ईस्वी की संधि को पूर्ण
न कर पाने के आरोप में जय सिंह के नेतृत्व में बीजापुर पर आक्रमण किया गया। इस समय तक जय सिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि के तहत आश्वासन ले लिया था कि शिवाजी मुगलों की सहायता करेगा। 1666 तक जय सिंह का ये अभियान असफल हो गया क्योंकि गोलकुंडा और मराठों की मदद भी विजयपुर को मिलती रही। इस कारण औरंगजेब जय सिंह से नाखुश हो गया और उसे वापस बुला लिया। इसके बाद 1672-73 में जब सिकंदर आदिल शाह शासक बना तो उसके समय में दरबार दो गुटों में बट गया, जिसमें एक गुट का नेतृत्व ख्वास खान और दूसरे का बहलोल खान कर रहा था। इस गुटबंदी ने वहां की राजनीतिक एकता को प्रभावित किया। अंततः 1686 में औरंगजेब ने स्वयं नेतृत्व किया और बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिला दिया। औरंगजेब से पहले बहादुर खान, दिलेर खान, शाह आलम संभवतः बीजापुर से जो है समझौता कर लिया था और शहजादा आजम को भी भेज दिया गया था। अब बात करते हैं गोलकुंडा का। तो 1678 ईस्वी तक यहाँ अब्दुल्ला कुतुब शाह का शासन था और वो किसी भी तरीके से अपने साम्राज्य को बेचने में सफल रहा, किंतु जब अबुल हसन शासक बना तो प्रशासन की वास्तविक जिम्मेदारी से दो ब्राह्मण भाइयों मदना और अखना पर थी, जिनका कि शिवाजी से मित्रवत संबंध था। इसके बाद हम बात करते हैं शाहजहांनामा के बारे में। तो ये जो पुस्तक है इसके एक अधिकारी इनायत खां के द्वारा लिखी गई थी और दूसरी जो है शाहजहांनामा सादिक खां के द्वारा लिखी गई थी। चहार चमन इस पुस्तक की रचना जो है चंद्रभान के द्वारा की गई थी, जिसमें कि शाहजहां द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं और शासन प्रणाली का उल्लेख है। नेक्स्ट हम बात करते हैं औरंगजेब से संबंधित किताबें। तो आलमगीर नामा, आलमगीरी भी इसको कहते हैं, इसके लेखक जो है आपके मोहम्मद काजिम सिराजी हैं। औरंगजेब के आरंभिक 10 वर्षों तक का विस्तृत ऐतिहासिक वर्णन जो है इससे मिलता है, क्योंकि इसके बाद औरंगजेब इतिहास लेखन को प्रतिबंधित कर देता है। मोहम्मद काजिम को औरंगजेब का आधिकारिक इतिहासकार माना जाता है। बाद में हातिम खान ने आलमगीर नामा नामक से जो है आपका पुस्तक लिखी। अब बात करते हैं, नेक्स्ट किताब है आपका मासिर ए आलमगीरी। इसके लेखक साकी मुस्तंद खां है। जदुनाथ सरकार ने इस पुस्तक को मुगल साम्राज्य का गैजेटियर कहा है। इसमें सतनामी विद्रोह का जो है उल्लेख मिलता है। यह पुस्तक औरंगजेब की मृत्यु के बाद लिखी गई किताब है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग एक और किताब मुंतखब उल लुबाब के बारे में। इसके लेखक जो है आपके खफी खान है। इसमें औरंगजेब के शासनकाल का आलोचनात्मक विवरण दिया गया है। इसे जो है आपका खफी खान ने छुपकर गुप्त तरीके से लिखा था। इसमें औरंगजेब के शासनकाल में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चोट की गई है। इसके बाद अगला किताब है आपका फुतुहात ए आलमगीरी। इसके लेखक जो है आपके ईश्वर दास नागर हैं। औरंगजेब के शासनकाल में 34वें साल तक का जो है इसमें वर्णन मिलता है। औरंगजेब व राजपूतों के बीच बदलते संबंधों का जो है इसमें विवरण मिलता है। नेक्स्ट है आपका फतवा ए आलमगीरी। तो शेख निजाम की अध्यक्षता में 6 विद्वानों के द्वारा जो है ये किताब लिखा गया है। इसमें इस्लामिक कानून और प्रशासनिक नियमों का जो है उल्लेख मिलता है। मुस्लिम विधि का सबसे बड़ा डाइजेस्ट कहा जाता है इस किताब को। नेक्स्ट है आपका खुलासत उत तवारीख। तो इसके लेखक जो है आपके सुजन राय भंडारी हैं। मुगलों की राजनीतिक, प्रशासनिक और भौगोलिक स्थितियों का जो है वर्णन इस किताब में हमें देखने को मिलता है। अगला किताब है आपका नुस्ख ए दिलकुशा। तो ये जो है आपका भीमसेन के द्वारा लिखा गया है और इसमें मराठा मुगल संघर्ष का उल्लेख मिलता है। मुगलों की सेवा में दक्कन सामंतों की उपस्थिति को सामान्य इसमें जो है बताया गया है। एक नोट याद रखें कि पहले भीमसेन मुगलों की सेवा में थे, किंतु बाद में बुंदेलों की सेवा में चले गए थे। नेक्स्ट है आपका अगला किताब वाक्यात ए आलमगीरी। ये जो है आपका अकील खान के द्वारा लिखा गया था और इसमें जो है उत्तराधिकार के लिए युद्ध और सिंहासन के लिए जो आपका लड़ाई का उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे
उत्तर मुगल काल यानी कि पोस्ट मुगल पीरियड के बारे में सबसे पहले बात करते हैं इसकी भूमिका का। देखिए, अकबर के शासनकाल से आरंभ हुआ मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत पतन की ओर अग्रसर होने लगा था। ये अयोग्य उत्तरावर्ती उत्तराधिकारी, कमजोर प्रशासनिक नीतियां और बदलते राजनीतिक परिदृश्यों को जो है आपका समग्र परिणाम था। इस दौरान लघु उपरांत अंतराल पर शासकों का परिवर्तन होता रहा, जिनके बारे में हम इस अध्याय में क्रम से अध्ययन करेंगे। हालांकि हम लोग बहुत ही शॉर्ट में अध्ययन करेंगे। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके तीनों पुत्र मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसमें कि आपका मुअज्जम विजय हुआ, यानी कि बहादुर शाह जो आपका विजय हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम काबुल, आजम गुजरात और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। जून 1770 में जाजऊ यानी कि आगरा और धौलपुर के बीच में जो आपका एक जाजऊ नाम के जगह पर उत्तराधिकार के संघर्ष में मुअज्जम की सेना ने आजम को पराजित करके मुगल सिंहासन पर अधिकार किया था। 1707 में मुअज्जम उत्तराधिकार के युद्ध में सफल होने के बाद बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सत्ता प्राप्ति के बाद 1709 में बहादुर शाह ने अपने तीसरे भाई कामबख्श को बीजापुर के नजदीक पराजित किया। बहादुर शाह प्रथम यानी कि मुअज्जम 1707 से लेकर के 1712 तक आपका जो शासन करता है। बहादुर शाह प्रथम एक योग्य और विद्वान व्यक्ति था। वो समझौते और मेल मिलाप की नीति का अनुसरण करके शाही दरबार के अधिकांश गुटों का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा, और इसके बाद से जो है कई सारे दुर्बल शासक होते हैं मुगल काल के, और अंतिम शासक आपके होता है जो कि आपका बहादुर शाह द्वितीय होता है। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तर मुगल काल में जो है पहला आपका बहादुर शाह प्रथम है और अंतिम आपका जो है बहादुर शाह द्वितीय है, जिसके बाद से कि आपका मुगल काल खत्म हो जाता है, मतलब कि मुगल शासक समाप्त हो जाते हैं, अंग्रेजों के हाथों में जो आपका शासन चला जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य की भूमिका के बारे में और मराठा साम्राज्य के बारे में। तो मुगल शासन के उत्तरवर्ती दौर में वर्तमान महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में मराठा के रूप में एक सशक्त क्षेत्रीय शक्ति का जो है उदय हो रहा था। उसके उत्थान के पीछे तात्कालिक परिस्थितियां और अन्य कारक उत्तरदायी थे। ध्यातव्य है कि भक्ति आंदोलन के दौर में मराठा क्षेत्र की उल्लेखनीय भागीदारी हो रही थी। तत्कालीन मराठा संतों और कवियों के जन्म सामान्य में हिंदू गौरव एवं एकता की भावना को जागृत किया। विषम भौगोलिक क्षेत्रों में जीवन व्यतीत करने से मराठे बचपन से ही बेहद जुझारू, साहसी और युद्ध कौशल में पारंगत हो जाते थे। सामाजिक दृष्टि से समाज में सद्भाव व्याप्त था, जो क्षेत्रीय एकता के निर्माण का कारण बना। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों ने मराठों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन मराठा शासकों में छत्रपति शिवाजी का नाम सबसे ऊपर है, यानी कि अग्रणीय है, जिनके दौर में मराठा शक्ति में नई ऊंचाई हासिल हुई। नेक्स्ट बात करते हैं अब शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। वो पहले अहमदनगर की सेवा में थे, किंतु शाहजहां द्वारा 1633 में अहमदनगर की विजय के पश्चात बीजापुर की सेवा में चले गए थे और उन्होंने अपने अधीन आने वाली पूना की जागीर शिवाजी को जो है सौंप दी थी। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। उनके संरक्षक दादोजी कोंडदेव थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। उनके विचारों के चलते शिवाजी के व्यक्तित्व को व्यापक दृष्टि प्राप्त हुआ। दादोजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पूना की जागीर का कार्यभार स्वयं संभाला। 1646 में शिवाजी ने पूना के पास एक स्थित तुरण के किले और 1648 में पुरंदर किले को जो है जीता। नेक्स्ट है 1656 ईस्वी में मराठा सरदार चंद्र राव मूर से जो है जावली का किला जीता। इस समय मुगलों का बीजापुर से संघर्ष चल रहा था, अतः शिवाजी ने मुगलों के साथ मैत्री करने का प्रयास किया, किंतु औरंगजेब ने इसमें रुचि नहीं दिखाई।
बीजापुर से संधि करने के पश्चात औरंगजेब ने बीजापुर को शिवाजी के अधीन आने वाले क्षेत्रों को वापस लेने की सलाह दी। बीजापुर के शासक ने अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा, किंतु शिवाजी ने चतुराई से उसकी हत्या कर दी। बीजापुर के कई अन्य क्षेत्रों को भी जीत लिया, जैसे कि पन्हाला का किला हो गया, कोल्हापुर हो गया, उत्तरी कोंकण हो गया। तो ये सब जगह थे जहां जिन पर शिवाजी ने जब का विजय हासिल किया। इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसके बाद क्या होता है कि औरंगजेब ने शिवाजी के अधीन आने वाले उन क्षेत्रों को वापस लेने का निश्चय कर लिया। अहमदनगर की संधि के तहत बीजापुर को दे दिए गए थे। इसके लिए मुगल गवर्नर शाइस्ता खान को भेजा गया। प्रारंभिक रूप से शाइस्ता खान ने पुनः कल्याण और चाकन इत्यादि के किले पर अधिकार कर लिया। शिवाजी को वहां से हटने के लिए विवश कर दिया। शिवाजी ने शाइस्ता खान के शिविर पर छापामार हमला किया और शाइस्ता खान को घायल कर दिया। इसके पश्चात औरंगजेब ने शाइस्ता खान को वापस बुला लिया और अजमेर आमेर के जय सिंह को शिवाजी से निपटने के लिए जो है भेजा। शाइस्ता खान को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेज दिया। इसके बाद जय सिंह ने शिवाजी से निपटने के लिए कई नीति तैयार की, जिसके तहत शिवाजी को चारों ओर से घेरा जाना था। इसके लिए जय सिंह ने बीजापुर के साथ समझौता करने का प्रयास किया तथा बीजापुर ने अपनी सेना की एक टुकड़ी जय सिंह की तरफ से भेजा। 1665 में शिवाजी को पुरंदर में घेर लिया गया। विवश होकर शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि की। अब बात करते हैं संधि के तहत क्या क्या प्रावधान हुए, जो कि आपका पुरंदर का संधि था। तो शिवाजी को अपने 23 किले, जिनकी आय 4 लाख हुन प्रति वर्ष थी, मुगलों को सौंपने पड़े थे। इसके अतिरिक्त 12 किले, जिसकी आमदनी 1 लाख हुन थी, शिवाजी को अपने पास रखने थे। औरंगजेब द्वारा शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजा जाना था। उसे 5000 मनसब प्रदान किया गया। इसके पश्चात बीजापुर के विरुद्ध अभियान आरंभ हुआ, किंतु औरंगजेब का सही से समर्थन न मिल पाने की वजह से इस अभियान में विशेष सफलता नहीं मिल पाई। इसके पश्चात जय सिंह ने शिवाजी को व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए आगरा भेजा, किंतु वह औरंगजेब के किंतु वहां पर जो है औरंगजेब से साथ में जो है आपका विवाद हो गया और शिवाजी को वहीं पर कैद कर लिया गया। फिर 1666 में औरंगजेब की कैद से जो है वो शिवाजी फरार हो गए। फिर इसके बाद शिवाजी ने पुनः मुगलों के किलों को जीतने का फैसला किया और 1670 में उन्होंने पुनः सूरत को लूटा। शिवाजी ने 1774 में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में कराया। राज्याभिषेक की प्रक्रिया काशी के पंडित गंगा भट्ट द्वारा संपन्न की गई। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति हैंदव की उपाधि धारण की। तो ये बातें आप लोगों को जो है याद रखनी है। अब हम बात करेंगे कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर। तो हम पहले सबसे पहले बात करते हैं विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों का। तो आपका जो है इटली देश से निकोलो डी कॉन्टी आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। उसके बाद से फारस से आपका जो है अब्दुल रज्जाक आया था, ये देवराय सेकंड के काल में आया था। इसके बाद से अच्युत राया के शासनकाल में पुर्तगाल देश से जो है आपका नूनीज यात्री आया था। इसके बाद पुर्तगाल से डोमिंगो पायस कृष्ण देवराया के जो है शासनकाल में विजयनगर में आया था। इसके बाद से आपका पुर्तगाल से ही एक और यात्री बारबोसा कृष्ण देवराया के शासनकाल में जो आपका दक्षिण भारत में आपका आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख पदाधिकारियों का। तो नायक होते थे ये आपके जो है सैनिक भू सामंत होते थे, और दंड नायक जो आपके सैनिक विभाग के प्रमुख और सेनापति होते थे। इसके अतिरिक्त रायसम सचिव को कहा जाता था। तो कर्णिकम लेखा अधिकारी को कहा जाता था। अमर नायक सैन्य मदद करने वाले सामंतों का एक वर्ग होता था, और अयंगर जो है ये वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी होता था।
पलाई यागार जमींदार को कहते थे। इस तरीके से आपका स्थानिक जो है ये मंदिरों की व्यवस्था करने वाला एक अधिकारी होता था। मुद्रा करता जो है ये शाही मुद्रा रखने वाला एक अधिकारी होता था। और तलस का बात करें तो ये ग्राम का रखवाली करने वाला यानी कि चौकीदारी होता था। गौड़ जो है आपका ये नगर का प्रशासक था। और परुपत्यगार जो है आपका ये राजा या गवर्नर की प्रतिनिधि करने वाला एक प्रतिनिधि होता था। नेक्स्ट बात करते हैं हम सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में। कुछ बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे किसने बनवाया। तो पहला आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद महरौली दिल्ली में जो कि स्थित है। इसका निर्माण जब का कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार की बात करेंगे जो कि आपका महरौली में स्थित है दिल्ली में। ये आपका कुतुबुद्दीन ने शुरू कराया था और इल्तुतमिश ने आपका कंप्लीट कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। सुल्तानगढ़ी जो कि दिल्ली में है इसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। और जामी मस्जिद बदायूं में है इसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। इसके अलावा अलाई दरवाजा जो है आपका जो कि दिल्ली में है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। और मोठ की मस्जिद जो है आपका मियां भोई द्वारा जो है आपका बनवाया गया। इसके बाद याद रखिएगा कोटला फिरोज शाह जो है आपका ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया जो कि आपका दिल्ली में स्थित है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक और उनके सिद्धांतों के बारे में। तो पहला प्रवर्तक है शंकराचार्य। ये अद्वैतवाद सिद्धांत के जो है आपके मानने वाले थे। रामानुजाचार्य जो है ये विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को मानते थे। और इस तरीके से आपका जो है निम्बार्काचार्य है ये आपका निम्बार्काचार्य जो है ये द्वैताद्वैतवाद और भेदाभेदवाद को जो है मानते थे। नेक्स्ट है आपके वल्लभाचार्य जो कि आपका शुद्धाद्वैतवाद के सिद्धांत के जो है आपके प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है आपके माधवाचार्य ये द्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे। और रामानंद की बात करेंगे तो ये राम भक्ति के जो आपके प्रवर्तक थे। नामदेव का बात करेंगे तो ये आपका विठोबा भक्ति यानी कि वारकरी संप्रदाय के जो है ये सिद्धांत को मानने वाले थे। सूरदास कृष्ण भक्ति। और फिर दादू का बात करें तो ये दादू पंथ के जो है आपके समर्थक थे। और तुक्का राम की बात करेंगे तो ये आपके जो है वरकरी पंथ को मानते थे। और फिर बात करते हैं चैतन्य का तो ये जो आपके अचिंत्य भेदाभेद जो सिद्धांत था उसको मानने वाले थे। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के संत और उनके संप्रदाय का। तो रामानुजाचार्य जो है ये श्री संप्रदाय के थे। और माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के थे। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के थे। गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ के थे। निम्बार्क जो है वो सनक संप्रदाय के थे। और जब बात करते हैं हम लोग स्वामी हरिदास का तो ये सखी संप्रदाय के से संबंध रखते थे। चंडीदास जो है आपके वो बाउल संप्रदाय से संबंध रखते हैं। और नित्यानंद गोस्वामी जो है ये चैतन्य पंथ से संबंधित हैं। और दादू दयाल जो है ये दादू पंथ से संबंधित थे। जबकि रामानंद का बात करेंगे तो ये रामवत संप्रदाय से संबंधित है। और निरंजन जो थे वो निरंजनी संप्रदाय से संबंधित थे। अब अंतिम जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल कालीन प्रमुख अनुवादित पुस्तकें। तो पहला हमारा जो किताब है वो आपका रज्मनामा जो कि महाभारत का अनुवादित पुस्तक का नाम है। ये फारसी भाषा में जो आपका लिखा गया है बदायूनी नकीब खान और मुल्ला शेरी के द्वारा। इसके बाद है आपका रामायण। तो रामायण का जो है अनुवाद किया गया है फारसी में बदायूनी के द्वारा। और राजतरंगिणी जो है आपका ये फारसी भाषा में आपका ट्रांसलेट किया गया है शाह मोहम्मद सबावी के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक जो है आपको मैं अच्छे से रिवाइज करा पाया। तो इस लेक्चर में जो हमने पूरा का पूरा भारत के जो है मध्यकालीन इतिहास का हमने समराइज किया है शॉर्ट में। कुछ टॉपिक जाहिर सी बात है जब हम बहुत ही कम समय में अगर बातें करेंगे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपके जो है कुछ टॉपिक छूट ही जाएंगे। क्योंकि डिटेल्स में बात करने का मतलब होगा कि आप सभी बातों को रखेंगे। और जब शॉर्ट में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका उन सभी रास्तों से लेकर के जाएंगे लेकिन बहुत ही तेजी से लेके जाएंगे जिससे हो सके आप सभी आसपास के वस्तुओं को घरों को या फिर जो भी घटित घटनाएं हैं उन सबको आप नहीं देख पाएंगे। तो वही हाल यहाँ पर भी है। जब हम बहुत ही कम समय में स्टार्ट करके मतलब कि जो है कह सकते हैं कि रिविजन कर रहे हैं तो हम कुछ बात तो जाहिर सी बातें छोड़ ही देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि उससे आप नाराज नहीं होंगे और इस वीडियो लेक्चर को जो है आपने पसंद किया होगा और अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर भी करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड अगेन।